यह कहानी लेखक की अपनी भावनाओं के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी को सुनकर आप अपना मनोरंजन कर सकते हैं। इस कहानी में दर्शाए गए पात्र, उत्पादन और घटनाएं सभी काल्पनिक हैं। कहानी किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं और परंपराओं का अपमान नहीं करती है। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। दोस्तों, सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, क्योंकि हम इसे बहुत ही मेहनत से बनाते हैं और आप बिना लाइक और सब्सक्राइब किया ही चले जाते हैं। प्लीज प्लीज प्लीज, यह आपका प्यार होगा हमारे लिए। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए, जिससे हमें लगेगा कि हमारी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही है। और चलें। ऋतिका थोड़ी गुस्से में बोलती है, चीफ, मैं आर्यन को वापस भेजना चाहती हूँ। मैंने फैसला लिया है, वो अब इस मिशन से दूर रहेगा। वो पहले ही इंजर्ड था। मैंने सिर्फ आपके कहने पर और उसकी जिद पर उसे अपने साथ इस मिशन पर काम करने दिया, लेकिन आर्यन की जान रिस्क में नहीं ले सकती मैं, इसीलिए मैं आर्यन को वापस भेज रही हूँ। जैसा तुम्हें ठीक लगे वृत्ति, लेकिन मुझे तुम्हारा अकेले ऐसे खतरनाक लोगों के बीच रहना डराता है, इसीलिए मैंने आर्यन को भेजा था। उसे भी तुम्हारे साथ काम करके अच्छा लगता है। चीफ बोलते हैं, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आर्यन को कल ऐसी हालत में देख अब मैं दोबारा रिस्क नहीं ले सकती। उसे डिस्चार्ज मिलने पर मैं आपसे बात करती हूँ। आर्यन को भी समझाना होगा, वो इतनी आसानी से जाने को राजी नहीं होगा। इतना बोल वृत्तिका फोन रख देती है। उसके चेहरे पर आर्यन के लिए फिक्र थी, इसीलिए वो आर्यन को इन सबसे दूर रखना चाहती थी, क्योंकि भले ही आर्यन एसएफ में कमांडो हो, लेकिन उसे टेक्निकल चीजों के अलावा इस तरह की खुली लड़ाई का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, और उसकी जिद की वजह से आज वृत्तिका अपना सबसे अच्छा दोस्त खो सकती थी। फिर वृत्तिका की नजर हॉस्पिटल में चल रही एलईडी पर गई, जहां कल जंगल में कॉटेज वाली फुटेज के साथ न्यूज आ रही थी, जिसमें न्यूज वालों ने उस दरिंदगी को डाकुओं का हमला बताया था, जिसे देख वृत्तिका के चेहरे पर गहरी मुस्कान आ जाती है। अगले दिन वृत्तिका जैसे ही सुबह उठती है, उसकी नजर अपने फोन पर जाती है, जिसमें आर्यन की कॉल आ रही थी। वृत्तिका पहले एक गहरी सांस लेती है, फिर फोन उठा लेती है। हेलो वृत्ति, आर्यन थोड़ा मासूमियत से बोलता है। हम बोलो, वृत्तिका बिना किसी भाव के बोलती है, ताकि आर्यन को एहसास हो कि वो गुस्से में है। वृत्ति, यार प्लीज, मुझे वापस नहीं जाना। डैड ने कॉल किया था, उन्होंने बोला है तुम मुझे भेजना चाहती हो तो वो भी मना नहीं करेंगे। प्लीज वृत्ति, डैड को मना कर दे, वो तेरी बात तो मान भी लेते हैं। आर्यन बेचारा वृत्तिका से बहुत रिक्वेस्ट करता है। आर्यन, मैं तुमसे शाम को मिलती हूँ। मैं हॉस्पिटल आ जाऊंगी, तब तक चुपचाप रेस्ट करो। वृत्तिका ऑर्डर देने के लहजे से बोलती है। आर्यन समझ गया अभी वृत्तिका की बात टाली या ना नुकुर की तो वो अभी उसे भेज देगी, इसीलिए वो धीरे से बोल देता है, ओके वृत्ति। फिर वृत्तिका फोन काट देती है और रेडी होकर कॉलेज के लिए निकलती है। कॉलेज पहुंचकर वृत्तिका सबसे पहले प्रिंसिपल सक्सेना के ऑफिस में जाती है और बिना नॉक किए अंदर चली जाती है। प्रिंसिपल सक्सेना इस वक्त कोई जरूरी डॉक्यूमेंट पढ़ रहे थे। वृत्तिका को देख वो खड़े हो जाते हैं। हेलो श्री। वो वृत्तिका को श्री ही बोलते हैं, क्योंकि उन्हें वृत्तिका ने साफ कहा है कि किसी को भी उसके नाम को लेकर शक नहीं होना चाहिए। श्री प्रिंसिपल के सामने चेयर पर बैठ जाती है। सॉरी आपको डिस्टर्ब करने को, लेकिन मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। इसमें डिस्टर्ब की क्या बात है, आप जो चाहे पूछ सकती है। प्रिंसिपल सक्सेना ध्यान से श्री की बात सुनते हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ कि टेक्निकल डिपार्टमेंट के स्टाफ के अलावा सीसीटीवी कैमरों की फुटेज डिलीट करने का काम कौन कर सकता है। कोई तो आईपी पासवर्ड होगा यहाँ की सिक्योरिटी सिस्टम का। जी मिस श्री, लेकिन ये बता पाना मुश्किल है कि ये काम कौन कर सकता है, क्योंकि कैमरों की फुटेज आमतौर पर प्रोफेसर भी क्लास में झगड़े होने पर ओपन कर देख लेते हैं, तो आईपी पासवर्ड लगभग सारे सीनियर स्टाफ को पता है। प्रिंसिपल सक्सेना गंभीर होकर कहते हैं। उनकी बात सुन वृत्तिका सोच में पड़ जाती है। उसके लिए ये ढूंढना बहुत मुश्किल था कि प्रोफेसर्स में से कोई उनका आदमी होगा, क्योंकि सबूत के तौर पर उसने बस एक आवाज सुनी थी, इससे ज्यादा उसके पास कुछ नहीं था। ओके मिस्टर सक्सेना, मैं चलती हूँ। इतना बोल श्री खड़ी हो जाती है। और भी कुछ जानना हो तो आप बेझिझक मुझसे कभी भी पूछ सकती है। प्रिंसिपल सक्सेना भी खड़े होते हुए कहते हैं। श्योर सर। इतना बोल श्री गेट की तरफ बढ़ जाती है और जाते जाते उसके कदम रुक जाते हैं और वो वापस पलटती है। बाय द वे, मैंने अपना कुछ सामान आपके पास भिजवाया था किसी के थ्रू। वो मेरे सीक्रेट लॉकर में रखे हैं, जिसका पता सिर्फ मुझे है। आप बेझिझक रहे, मैं आपको दिखा देता हूँ। प्रिंसिपल सक्सेना ऐसा बोलते हुए अपने ऑफिस में बने अलग से प्राइवेट बुक एरिया की तरफ जाते हैं और एक बुक शेल्फ को थोड़ा सा खिसकाते हैं। फिर वो वहां लगी एक टाइल जो पूरी दीवार के समान ही थी, बस उसमें छोटा सा होल था, जिसमें वो एक चाबी डाल घुमाते हैं तो वो टाइल एक दरवाजे की तरह खुल जाती है। उसके अंदर एक बड़ा ब्लैक कलर का बैग रखा हुआ था। ओके मिस्टर सक्सेना, आप ये चाबी मुझे दे दे। श्री बस इतना बोलती है।
प्रिंसिपल फिर वापस उसे लॉक कर चाबी श्री को पकड़ा देते हैं। फिर श्री वहां से बाहर निकल आती है और अपनी क्लास की तरफ बढ़ जाती है। क्लास में घुसते ही श्री की नजर सीधे विधान से मिली, पर अगले ही पल श्री ने अपनी नजरें फेर ली और जल्दी से जाकर लास्ट की बेंच में कोने पर बैठ गई, मानो वो विधान को दिखना भी नहीं चाहती। विधान को श्री का ऐसे नजरें फेरना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। सिद्धार्थ ये नोटिस कर रहा था, उसे भी अजीब लगा। क्या हुआ वेद, कुछ हुआ है क्या? कल भी जब मैं पार्टी में पहुंचा तब तक श्री चली गई थी, वो हमारे ग्रुप से भी लेफ्ट हो गई है। सिद्धार्थ विधान से पूछता है। विधान थोड़ा गुस्से में था पहले ही, फिर सिद्धार्थ की बात सुन उसे और गुस्सा आ जाता है। मुझे नहीं पता, तू खुद जाकर पूछ ले। इतना बोल वो उठकर क्लास से चला जाता है। सिद्धार्थ को विधान का ये रवैया ठीक नहीं लगा, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। क्लास के बाद श्री उठकर बिना किसी को देखे लाइब्रेरी की तरफ बढ़ जाती है। आज काव्या और जिया नहीं आई थी तो श्री का दिन अकेले निकल रहा था। श्री लाइब्रेरी में जाकर लास्ट की बेंच की तरफ बढ़ती है तो वहां विधान पहले से बैठा हुआ था, तो श्री अपने कदम उसके आगे की एक बेंच पर रोक लेती है और वहीं बैठ जाती है। श्री के ऐसा करने से विधान को बहुत गुस्सा आ रहा था। आज श्री उसे इग्नोर कर रही थी जो उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। श्री के लिए भी ये पता नहीं क्यों बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन विधान की फीलिंग्स जानने के बाद वो अपनी इस झूठी पहचान की आड़ में उसकी फीलिंग्स के साथ नहीं खेलना चाहती थी, इसीलिए वो उसे इग्नोर कर रही थी ताकि विधान के दिल में कोई अरमान जागे उससे पहले ही वो उससे दूर रहे। तभी श्री का फोन रिंग हुआ तो श्री अपना फोन निकालती है। वो फोन ऊपर करके देखती है तो आर्यन की कॉल थी। विधान श्री के बिल्कुल पीछे वाली बेंच पर बैठा था, जिससे उसे भी श्री के फोन पर आई कॉल का नाम अच्छे से दिखाई दे रहा था। श्री फोन इग्नोर नहीं करती है क्योंकि वो चाहे कितनी ही गुस्सा हो, आर्यन उसका सबसे अच्छा दोस्त था। श्री उठकर लाइब्रेरी के बाहर चली जाती है और साइड के एक ओपन विंडो की तरफ मुंह कर खड़ी हो जाती है और कॉल पिक करती है। हेलो आर्यन, श्री बोलती है। हेलो वृत्ति, तुम कहाँ हो? आर्यन पूछता है। मैं कॉलेज हूँ। बोलो क्या बात है, तुमने कैसे कॉल किया था? वृत्ति यार प्लीज मुझे मत भेजना, मुझे यहाँ रहने दे। आई प्रोमिस वृत्ति, मैं तेरी हर बात मानूंगा, मैं मेरे कमरे से बाहर नहीं निकलूंगा, बस तू बोलेगी वैसा करूंगा। आर्यन बच्चों की तरह जिद करता है। आर्यन तुम क्या जिद पकड़ कर बैठ गए? तुम्हें पता है ना मैं एक बार जो बोल देती हूँ वो करती हूँ, और अंकल को भी मैंने बोल दिया है तुम जा रहे हो। वृत्तिका अब थोड़ा डांटते हुए कहती है। वृत्ति प्लीज, आर्यन की आवाज से लग रहा था जैसे वो रो देगा। श्री एक गहरी सांस लेती है। ओके, तुम अभी रोना शुरू मत करो, देखो मैं कॉलेज से फ्री होकर तुमसे मिलने आती हूँ, वहां बैठकर बात करेंगे, तब तक तुम अपना ध्यान रखो, समझे? ओके वृत्ति, लेकिन तुम शाम को आओगी ना? आर्यन कंफर्म करने को पूछता है। हाँ आर्यन, मैं जरूर आऊंगी तुमसे मिलने। ओके, इतना बोल श्री फोन रख देती है। श्री को आर्यन की ऐसी जिद पर गुस्से के साथ साथ हंसी भी आ रही थी, और आर्यन इंजर्ड था तो श्री का उसे परेशान करना ठीक नहीं लगा। फिर श्री जैसे ही वापस जाने को पीछे मुड़ी वो किसी के सीने से टकरा गई और पीछे गिरने को होती है कि सामने वाला इंसान उसकी कमर से उसे होल्ड कर लेता है। श्री अपने सामने विधान को देख हैरान थी। विधान की आंखों में श्री को गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। विधान का गुस्सा श्री की तरह ही था, क्योंकि गुस्से में उसकी आंखें भी लाल थी जैसे श्री की होती थी। गुस्से के साथ साथ श्री को विधान की आंखों में कुछ और भी दिखाई दे रहा था, लेकिन वो क्या था वो श्री समझ नहीं पा रही थी। श्री थोड़ा हिलती है तो विधान उसे छोड़ देता है। श्री उसके सामने होती है। वो फिर विधान के चेहरे से अपनी नजरें हटा लेती है और वहां से जाने लगती है, लेकिन अगले ही पल विधान उसके सामने आ जाता है। श्री सवालिया नजरों से विधान की तरफ देख रही थी, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि विधान ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा था। मैं सुबह से देख रहा हूं, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो श्री? विधान की आवाज में श्री को तकलीफ साफ समझ आ रही थी। मैं कहाँ इग्नोर कर रही हूँ, मुझे क्लास में जाना है, हटो सामने से। इतना बोल श्री वापस अपने कदम आगे बढ़ाती है, लेकिन फिर विधान श्री का हाथ पकड़ लेता है। तुम्हें क्या लगता है मुझे समझ नहीं आ रहा या दिखाई नहीं दे रहा? आखिर बात क्या है मुझे बताओ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा इस तरह तुम्हारा अनजानों जैसा बिहेव करना। विधान श्री की तरफ देख बोलता है। मुझे तुम्हारी कोई बात समझ नहीं आ रही, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, कोई बात नहीं है, मुझे बस अकेले रहना है तो तुम प्लीज मुझसे दूर रहो, श्री विधान की आंखों में देखती हुई कहती है। श्री मैं जानता हूं तुम मेरे रूम में जाने के बाद से ऐसे बिहेव कर रही हो, लेकिन आई प्रोमिस मैंने उस फूल को इसीलिए संभाल कर रखा है क्योंकि मैं तुम्हें अपना सच्चा दोस्त समझता हूं और तुमने मुझे वो दिया था, इसीलिए मेरा दिल नहीं किया उसे दूर करने का। विधान बिना श्री के पूछे ही अपनी बात क्लियर करता है। श्री उसकी बात ध्यान से सुनती है।
और वो पिक्चर जो तुमने पता नहीं कब क्लिक की, और सबसे बड़ी बात मेरी फोटो तुम्हारे लैपटॉप की डिस्प्ले पर क्या कर रही थी? श्री का सवाल सुन विधान एक पल को चुप हो गया था, क्योंकि वो भी इस बात का जवाब नहीं जानता था। वो मुझे नहीं पता, बस मुझे तुम्हारे साथ रहना, तुमसे बात करना और तुम्हें देखना अच्छा लगता है, शायद इसीलिए वो पिक्चर भी, ताकि मैं तुम्हें हर पल देखता रहूं जब मेरा दिल करे। और ऐसा इसीलिए है क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं श्री। आई लव यू श्री। श्री को विधान की बातों में जुनूनियत और प्यार साफ दिखाई दे रही थी, और इसी के साथ ये डर भी श्री के दिल में था कि विधान का ये प्यार कहीं उसके मकसद के बीच दीवार ना बन जाए, और श्री के लिए उसके मकसद से बढ़कर कुछ नहीं है। जब तुम्हारी और मेरी दोस्ती में तुम्हारा दिल बीच में आ गया न विधान, इसका मतलब है कि तुम्हारे लिए हमारा रिश्ता दोस्ती से ऊपर जाने लगा है, और मैं ऐसा नहीं चाहती। तो अच्छा होगा कि तुम मुझसे दूर रहो ताकि तुम्हें तकलीफ ना हो, क्योंकि मैं कोई प्यार व्यार नहीं करती। विधान को श्री की बात सुन अपना दिल टूटता हुआ सा महसूस हुआ। वो श्री को अब खुद से दूर करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था, और श्री उससे दूर रहने की बात कर रही थी। विधान के लिए अब श्री उसकी जिंदगी से बढ़कर थी। श्री उसका जुनून, उसकी सनक और उसकी जिद बन चुकी थी। विधान परेशान होकर कहता है, श्री तुम्हें इसके लिए मुझे इग्नोर करने की जरूरत नहीं है। हम नॉर्मल दोस्त की तरह ही रहेंगे। आई प्रोमिस, मैं हमारी दोस्ती के बीच मेरी कोई फीलिंग नहीं लाऊंगा, लेकिन तुम्हारा इस तरह इग्नोर करना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। ऐसा नहीं हो सकता विधान, तुम्हारी फीलिंग्स जानने के बाद मैं पहले की तरह नहीं रह सकती। ऐसा बोल श्री वहां से जाने लगती है। तुम्हें डर है कि कहीं तुम भी मुझसे प्यार ना करने लग जाओ जैसे मैं करता हूं। विधान की ये बात सुन श्री के कदम रुक जाते हैं, और वो विधान की तरफ पलटती है। ऐसा कभी नहीं होगा, मैं कभी तुम्हारे प्यार में नहीं पड़ूंगी, मुझे खुद पर पूरा यकीन है, श्री पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहती है। तो फिर तुम मुझसे दूर रहने की कोशिश क्यों कर रही हो? तुम्हें कहीं ना कहीं डर तो है ना? विधान श्री की तरफ सवालिया नजरों से देखता है। देखो, ऐसा कभी नहीं होगा, मेरे इमोशंस पर पूरा कंट्रोल है, मैं कभी तुमसे प्यार नहीं करूंगी, और मैं डर नहीं रही, श्री कहती है। ठीक है, तो चैलेंज लगाओ, तुम पहले की तरह ही मेरे साथ रहोगी। मैं तुमसे मेरी फीलिंग्स के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, कभी भी जिक्र नहीं करूंगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। तुम अपने दिल पर काबू करके दिखा दो। वादा करता हूं, जिस दिन तुमने मुझे यकीन दिला दिया ना कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती, मैं कभी तुम्हें अपना चेहरा भी नहीं दिखाऊंगा, विधान पूरे कॉन्फिडेंस से कहता है। श्री को विधान की बात समझ नहीं आ रही थी, लेकिन यह बात चैलेंज की थी और ये बात श्री के ईगो पर आ गई थी, तो वो भी विधान की आंखों में देख बोलती है, ओके, मुझे मंजूर है। श्री का जवाब सुन विधान के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। सुबह से वो श्री के इग्नोर करने से जो परेशान हो रहा था, वो परेशानी एक पल में छू हो जाती है। विधान एक्साइटेड होकर श्री के गले लग जाता है। विधान के ऐसा करने से श्री एकदम झटका खा जाती है। पहली बार उसे अपने दिल की स्पीड बिना मेहनत के भी बुलेट ट्रेन जैसी लग रही थी। विधान का गले लगना श्री को जैसे एक जगह जमा दिया था। विधान फिर उससे अलग होता है और एक छोटी सी किस श्री के गाल पर करता है। थैंक यू श्री। श्री पहले ही विधान के इस तरह गले लगने से सदमे में थी, ऊपर से उसका किस करना श्री के लिए डबल झटका था। विधान श्री की हालत अच्छे से समझ रहा था। विधान को श्री के गले लग पहली बार वो सुकून महसूस हुआ जो शायद उसे कहीं महसूस न हुआ हो। विधान अपने इमोशंस कंट्रोल कर बोलता है, क्या हुआ, तुम्हें कुछ फील हुआ मेरे गले लगने और किस करने से? मुझे पता था तुम्हें भी कुछ तो होगा। अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती होती तो ऐसा कुछ नहीं होता है। श्री उसकी बात का मतलब समझ जल्दी से अपने चेहरे के इमोशंस कंट्रोल करने में गर्दन हिलाती है। नहीं, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, मुझे बस बुरा लग रहा है तुम चैलेंज हारने वाले हो, क्योंकि श्री आनंद आज तक कोई चैलेंज नहीं हारी है। ऐसा बोल श्री लाइब्रेरी की तरफ चली जाती है और विधान उसे जाते हुए देख मुस्कुराता है, क्योंकि विधान के पास अब इस चैलेंज के बहाने मौका था कि वो श्री को यह साबित कर सके कि वो उससे कितना प्यार करता है। एपिसोड 35 एक से बढ़कर एक नमूने। विधान एक्साइटेड होकर श्री के गले लग जाता है। विधान के ऐसा करने से श्री एकदम झटका खा जाती है। पहली बार उसे अपने दिल की स्पीड बिना मेहनत के भी बुलेट ट्रेन जैसी लग रही थी। विधान का गले लगना श्री को जैसे एक जगह जमा दिया था। विधान फिर उससे अलग होता है और एक छोटी सी किस श्री के गाल पर करता है। थैंक यू श्री। श्री पहले ही विधान के इस तरह गले लगने से सदमे में थी, ऊपर से उसका किस करना श्री के लिए डबल झटका था। विधान श्री की हालत अच्छे से समझ रहा था। विधान को श्री के गले लग पहली बार वो सुकून महसूस हुआ जो शायद उसे कहीं महसूस न हुआ हो। विधान अपने इमोशंस कंट्रोल कर बोलता है, क्या हुआ, तुम्हें कुछ फील हुआ मेरे गले लगने और किस करने से? मुझे पता था तुम्हें भी कुछ तो होगा। अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती होती तो ऐसा कुछ नहीं होता है। श्री उसकी बात का मतलब समझ जल्दी से अपने चेहरे के इमोशंस कंट्रोल करने में गर्दन हिलाती है।
नहीं, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, मुझे बस बुरा लग रहा है। तुम चैलेंज हारने वाले हो क्योंकि श्री आनंद आज तक कोई चैलेंज नहीं हारी है। ऐसा बोल श्री लाइब्रेरी की तरफ चली जाती है और विधान उसे जाते हुए देख मुस्कुराता है, क्योंकि विधान के पास अब इस चैलेंज के बहाने मौका था कि वो श्री को यह साबित कर सके कि वो उससे कितना प्यार करता है। श्री गुस्से में लाइब्रेरी में जाकर बैठ जाती है। आखिर मेरे समझ नहीं आ रहा ये विधान के दिमाग में चल क्या रहा है। कल तो मैं उससे नॉर्मल बात भी मुश्किल से करती थी, तो उसके दिल में बिना सर पैर के प्यार के अरमान कैसे उठ गए। अगर मैं उसकी चोरी नहीं पकड़ती तो मुझे तो कुछ पता ही नहीं चलता, और जब चोरी पकड़ी गई तो रट्टू तोते की तरह अपने दिल के अरमान मेरे आगे खाली कर रहा है। मेरे पास टाइम नहीं है उसका प्यार पुराण सुनने का, मुझे बस मेरे काम पर फोकस करना है और अब बस यहां से निकलना है। बहुत हो गया, दोस्ती तक ठीक था लेकिन ये प्यार का चक्कर मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। विधान के दिमाग से प्यार का भूत उतारना होगा। इतना सोच श्री अपना बैग लेकर लाइब्रेरी से बाहर निकल जाती है। श्री लाइब्रेरी से लिफ्ट की तरफ जाने लगती है, तभी उसे एक कमरे से किसी लड़की की हल्की चीख की आवाज आती है। श्री जल्दी से अवेयर हो जाती है और धीमे कदमों से लाइन टू लाइन सारे कमरों में नजर डालने लगती है। एक कमरे में जैसे ही श्री नजर डालने को अंदर थोड़ा झुकती है, कोई उसे पीछे से धक्का देता है और धम्मा से दरवाजा बंद हो जाता है। एकदम से धक्का देने से श्री सामने एक टेबल के कोने से टकरा जाती है और उसके सर पर हल्की चोट आ जाती है। श्री का पारा हाई हो जाता है क्योंकि गेट के बाहर से कुछ लड़कियों के फुसफुसाने की और हंसने की आवाज आ रही थी और श्री उस आवाज को अच्छे से पहचानती थी। श्री की मुठियां कस जाती है। दीप्ति, तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगी, बहुत पछताओगी तुम, दरवाजा खोलो, श्री गुस्से में बोलती है। दीप्ति की आवाज तब उसके कानों में पड़ती है। नहीं खोलूंगी। क्या करोगी? विधान या प्रिंसिपल से मेरी शिकायत करोगी? कर दो, तुम वैसे भी क्या कर सकती हो इससे ज्यादा, दूसरों के भरोसे जीने वाली। अब रहो चूहों के बीच, शायद एक दो तुमसे इंप्रेस हो जाए। बहुत शौक है तुम्हें सबको अपने आगे पीछे नचाने का। इतना बोल दीप्ति वहां से इतराती हुई चली जाती है। श्री को इस वक्त गुस्सा इतना आ रहा था कि वो एक लात में दरवाजा तोड़ दे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती थी क्योंकि यहाँ इन स्टूडेंट्स से लड़ने के चक्कर में वो इन सबकी जिंदगी रिस्क में नहीं डालना चाहती थी। श्री गुस्से में उस कमरे के चारों तरफ देखती है। इस कमरे में एक्स्ट्रा स्टोरेज का सामान रखा हुआ था जिस पर काफी धूल जमी थी। बेवकूफ लड़की, मन कर रहा है उन लोगों से पहले इसे कहीं गायब कर दूं। ये क्यों बार बार मेरे सब्र का इम्तहा ले रही है? अगर मेरा गुस्सा फूट पड़ा तो बहुत बुरा होगा इसके लिए। फिलहाल कैसे भी यहां से निकलूं, इस दीप्ति को तो मैं बाद में देखूंगी। श्री अपना फोन निकालती है और सोचने लगती है कि किससे हेल्प ले, क्योंकि जिया और काव्या आज कॉलेज नहीं आई थी। फिर श्री सिद्धार्थ को कॉल लगाती है लेकिन सिद्धार्थ कॉल पिक नहीं करता। ये टाइम तो क्लास का होता है ना, शायद उसका फोन साइलेंट होगा। श्री ऐसा सोच फिर फोन बंद करती है। एक पल को उसके दिमाग में विधान को कॉल करने का ख्याल भी आया, लेकिन कुछ वक्त पहले विधान की हग और किस याद आते ही श्री उस ख्याल को दिमाग से निकाल देती है। अगर पहाड़ की सबसे ऊपर की चोटी पर भी लटक रही हूं और केवल विधान मुझे बचा सके ना, तब भी उससे तो मैं हेल्प नहीं लूंगी। इन सब बेवकूफों के बीच सबसे ज्यादा मेच्योर मैं उसे ही समझती थी, लेकिन वो तो इनसे भी खतरनाक निकला। ये लोग तो दोस्ती के पीछे पड़े थे, वो तो सीधा प्यार का वार कर रहा है। छोड़ वृत्ति, अभी उसके बारे में सोचना बंद कर और यहां से निकलने के बारे में सोच। श्री वही रूम में चारों तरफ देखती है। वो रूम की काफी वक्त से बंद पड़ी खिड़की की ओर देखती है। श्री जाकर उसे खोलती है तो काफी धूल मिट्टी उसके चेहरे पर आ जाती है। श्री फिर खिड़की खोल वहां से नीचे देखती है। ये खिड़की कॉलेज के पीछे वाले हिस्से में खुलती थी और काफी ऊंचाई पर भी थी। तब श्री की नजर खिड़की की साइड से होते हुए जा रहे एक पाइप पर पड़ी तो श्री की मुस्कान निकल गई। पाइप उस खिड़की के सहारे से नीचे वाले फ्लो के रूम की विंडो के पास तक जा रही थी। नीचे वाले दोनों रूम्स की विंडो खुली हुई थी जिससे श्री आसानी से उस कमरे में जा सकती थी, लेकिन इससे पहले उसे चुपके से देखना था कि रूम के अंदर कोई ना हो। श्री पाइप पर पैर रख धीरे धीरे नीचे की ओर उतरती है। साथ में वो ग्राउंड की तरफ भी देख रही थी कि कोई उसे देखे ना। श्री धीरे धीरे उतरने लगती है और धीरे से एक साइड की खिड़की से देखती है तो रूम में कोई नहीं था और क्लास का गेट भी खुला हुआ था। श्री मुस्कुरा देती है और विंडो पर हाथ रख अंदर जाने लगती है। तभी बगल वाली विंडो से श्री के कानों में एक आवाज पड़ी तो श्री चौंक पड़ी। श्री उस आवाज को झटके से पहचान गई थी कि ये वही आवाज है जो उसने कैंप फायर के दिन सुनी थी, इसलिए वो जल्दी से उस खिड़की की तरफ देखती है, लेकिन तब तक आवाज आनी बंद हो जाती है। श्री अंदर देखती है तो एक दो प्रोफेसर उससे अंदर काम करते दिखाई देते हैं। श्री सबका चेहरा ध्यान से देखती है और दूसरे कमरे की विंडो से होते हुए अंदर आ जाती है।
श्री एक बार फिर से उस आवाज के बारे में सोचने लग जाती है। वो विंडो टीचर्स रूम की थी जिससे श्री को आवाज आ रही थी। ये आवाज वो ही थी। मैं धोखा नहीं खा सकती। उसी आदमी की आवाज थी, लेकिन प्रोफेसर में से कौन हो सकता है ये समझ नहीं आ रहा। जो भी प्रोफेसर मौजूद थे उनके बारे में अच्छे से पता लगाना होगा। इतना सोच श्री उस क्लासरूम से बाहर निकल जाती है। श्री क्लास के बाहर निकली ही थी कि उसके सामने कीर्ति आ गई, क्योंकि उसकी क्लास इसी फ्लो पर थी। श्री उसे देख एक पल रुक गई। कीर्ति भी श्री को देखती है। आप यहाँ, आपकी तो क्लास है ना? कीर्ति बोलती है। हाँ, मैं बस जा ही रही थी, श्री कहती है और अपने चेहरे पर आए बालों को कान के पीछे करती है। तभी कीर्ति की नजर श्री के सर की चोट पर पड़ती है। आपके सर पर तो चोट लगी है, क्या हुआ? कीर्ति बड़ी मासूमियत से पूछती है। श्री उसका चेहरा देखती है जो सिकुड़ गया था। कुछ नहीं, बस ऐसे ही टकरा गई थी। छोटी सी चोट है, तुम इतनी फिक्र मत करो। अब तो घर जाने का टाइम हो गया है, मैं घर जाकर बैंडेज कर लूंगी, श्री बेफिक्री से कहती है, मानो उसे इस चोट से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अरे नहीं, इतनी देर इसे खुला नहीं छोड़ सकते ना। आप चलो मेरे साथ, भाई की कार में फर्स्ट एड बॉक्स है, मैं इसे साफ कर बैंडेज लगा देती हूँ, कीर्ति श्री से कहती है। विधान का जिक्र सुन श्री का दिमाग वापस खराब हो जाता है। नहीं, मैं ठीक हूँ, तुम फिक्र मत करो कीर्ति, मैं चलती हूँ, श्री चिढ़ते हुए जवाब देती है। आई एम सॉरी, आप मुझसे नाराज हो ना, तभी ऐसे बात कर रही हो, कीर्ति थोड़ी उदास आवाज में कहती है। श्री को भी याद आता है कि वो कीर्ति पर गुस्सा कर रही थी, जबकि नाराज वो विधान से थी। आई एम सॉरी, मैं तुमसे नाराज क्यों होंगी? मैं बस ऐसे ही कह रही थी कि ठीक हूं मैं। मुझे पता है आप मुझसे इसलिए नाराज हो ना कि मैं आपको पार्टी वाली रात जानबूझकर भाई वाले रूम में लेकर गई। आई एम सॉरी, मैं बस आपको वो फ्लावर दिखाना चाहती थी ताकि भाई को चिढ़ा सकूं, कीर्ति उदास आवाज में कहती है। श्री को उसकी बात सुन वो फूल याद आता है। नहीं, मैं नाराज नहीं हूं, तुम फालतू में उदास हो रही हो कीर्ति, मैं ठीक हूं। आप नाराज है मुझे पता है, आप वहां से सीधे घर चली गई थी बिना बताए। मैंने भाई से पूछा था तो उन्होंने मुझे डांट दिया, क्योंकि मेरी वजह से आप भाई से भी गुस्सा हो गई। आपको पता है तब से भाई मुझसे नाराज है, मुझसे बात भी नहीं की। नाराज होना भी चाहिए, आखिर मेरे मजाक की वजह से आप उनसे दोस्ती तोड़ दोगी। लेकिन प्लीज आप ऐसा मत करना, मेरे भाई बिल्कुल बुरे नहीं है। उन्होंने पहली बार किसी की दी हुई एक छोटी सी चीज को इतना संभाल कर रखा है। वो तो मॉम डैड की दी चीज को भी इतने अच्छे से नहीं रखते। ये कहते हुए कीर्ति की आंखों में आंसू आ गए। श्री बड़े ध्यान से कीर्ति की बात सुन रही थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे क्या जवाब दे। कीर्ति फिर श्री की तरफ देखते हुए कहती है, क्या आप अब मुझसे भी बात नहीं करेगी? मैंने जानबूझकर नहीं किया कुछ भी। आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था आपको इतना बुरा लग जाएगा। श्री को तो कीर्ति की बात ही समझ नहीं आ रही थी, आखिर कीर्ति इतना रो क्यों रही है? तुम चुप हो जाओ कीर्ति, मैं किसी से नाराज नहीं हूं और मेरी विधान से कोई लड़ाई भी नहीं हुई है, डोंट वरी। विधान मेरा अच्छा दोस्त है और इसीलिए मैंने उसे वो फ्लावर दिया था और मुझे खुशी है कि उसने इतना संभाल कर रखा। इसीलिए अभी रोना बंद करो, श्री कीर्ति को समझाते हुए कहती है। श्री को तो समझ ही नहीं आ रहा था वो कीर्ति को चुप कैसे करे। कीर्ति सच में बच्चों की तरह हरकतें करती थी। पहले बिना सोचे समझे मुसीबत मोल लेती, फिर बाद में पछतावा का रोना रोती। और श्री अब कीर्ति को समझने लगी थी, इसीलिए उसे पता था कि कीर्ति के साथ कैसे पेश आना चाहिए। श्री की बात सुन कीर्ति की आंखें चमक जाती है। सच में आप मुझसे नाराज नहीं होना? हाँ, मैं नाराज नहीं हूं, सच में, श्री उसे समझाते हुए कहती है। तो फिर मेरे साथ चलो। ऐसा बोलते हुए कीर्ति उसका हाथ पकड़ उसे कैंपस के बाहर ले आती है, क्योंकि कॉलेज के सभी स्टूडेंट बाहर आ गए थे और घर जाने लगे थे। विधान भी कार के पास खड़ा सिद्धार्थ से कुछ बात कर रहा था और उसके अगल बगल की लड़कियां उसे ताड़ने में बिजी थी। कीर्ति श्री को विधान की कार के पास ले जाती है। विधान एक पल श्री को देख खुश होता है, लेकिन कीर्ति को देख वो गुस्सा था, क्योंकि कीर्ति की वजह से ही इतना रायता फैला हुआ था जिसे समेटने में विधान लगा हुआ था। भाई, आपकी गाड़ी की चाबी देना, कीर्ति अपना हाथ आगे करते हुए कहती है। विधान उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता, मानो उसने सुना ही न हो। श्री अब खींच जाती है और धीरे से कीर्ति से अपना हाथ छुड़ाती है। वो विधान की तरफ गुस्से से देखती है। आप दोनों बाद में लड़ लेना, मैं वैसे ही सुबह से परेशान हो चुकी हूँ गुस्सा कर करके, अब तो लग रहा है मेरा सर फट जाएगा दर्द के मारे। मैं घर जा रही हूँ कीर्ति, तुम घर जाकर लड़ाई करना और दोबारा मेरे सामने आओ तो अपना झगड़ा खत्म करके आना। वो कीर्ति को ज्यादा जोर से नहीं बोलती, क्योंकि उसे पता था कीर्ति रोने ना लग जाए, लेकिन वो विधान को धमकी के लहजे में बोलती है, फिर भी विधान मुस्कुरा रहा था।
कीर्ति श्री को बाइक की तरफ जाता देख परेशान हो जाती है। अरे लेकिन आपकी चोट पर बैंडेज। लेकिन श्री कीर्ति की नहीं सुनती। विधान को कीर्ति की बात सुनाई देती है तो वो चौंक कर पीछे मुड़ता है। चोट? कहाँ लगी चोट? किसे लगी? कीर्ति श्री की तरफ इशारा करती है। श्री के सर पर चोट लगी है, इसीलिए मैं आपसे चाबी मांग रही थी भाई। आपकी कार में फर्स्ट एड बॉक्स है ना? कीर्ति की बात सुन विधान जल्दी से गाड़ी से बॉक्स निकाल कीर्ति को देता है, क्योंकि विधान को पता था कि श्री इतनी गुस्से में है कि वो उससे जहर लेना पसंद करेगी, लेकिन अपनी चोट पर मरहम लगाना नहीं। सिद्धार्थ भी श्री के पास आता है और कीर्ति उसकी चोट को साफ कर उस पर बैंडेज लगा देती है। श्री, तुम्हें ये चोट कैसे लगी? सिद्धार्थ पूछता है। बस गिर गई थी। श्री बस नॉर्मल सा जवाब देती है। श्री जल्दी से वहां से निकलना चाहती थी क्योंकि उसे आर्यन से मिलने भी जाना था। श्री उन सबसे घिरी बस निकलने के बारे में सोच रही थी। यहां से निकलूं कैसे? ये कीर्ति भी इतनी सी चोट को लेकर बैठ गई। उधर वो विधान ऐसे घूर रहा है, मन कर रहा है उसकी आंखें फोड़ दूं। और हॉस्पिटल में आर्यन वापस ना जाने के लिए रो रहा है। अब तो मुझे ऐसे लग रहा है मैं कोई कमांडिंग ऑफिसर ना होकर सकस की मालकिन हूं। एक से बढ़कर एक नमूने हैं मेरे पास। विधान दूर खड़ा हो उसे प्यार से घूर रहा था और दूर विधान को दीप्ति गुस्से में घूर रही थी। दीप्ति को बहुत गुस्सा आ रहा था। आखिर श्री हमेशा बेचारी बन उसके हर खेल को खराब कर देती है। दीप्ति गुस्से में मुठ्ठियां कस लेती है। आखिर ये श्री की बच्ची को उस कमरे से बाहर किसने निकाला? उस तरफ तो कोई जाता भी नहीं है। जो भी हो इसे मैं छोड़ूंगी नहीं। इतनी मेहनत करके मैंने विधान के सामने अपनी इतनी अच्छी इमेज बनाई थी, इस लड़की ने आते ही उसकी धज्जियां उड़ा दी और मुझे विधान के सामने विलेन बना दिया। और विधान को देखो हमेशा इस लड़की को देखने में रहता है। पहले तो किसी लड़की को आंख उठाकर नहीं देखता था और अब पलके नहीं झपका रहा। इस श्री को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। इतना बोल दीप्ति गुस्से में वहां से चली जाती है। एपिसोड 36 बूम ब्लास्ट। श्री उन सबसे घिरी बस निकलने के बारे में सोच रही थी। यहां से निकलूं कैसे? ये कीर्ति भी इतनी सी चोट को लेकर बैठ गई। उधर वो विधान ऐसे घूर रहा है, मन कर रहा है उसकी आंखें फोड़ दूं। और हॉस्पिटल में आर्यन वापस ना जाने के लिए रो रहा है। अब तो मुझे ऐसे लग रहा है मैं कोई कमांडिंग ऑफिसर ना होकर सकस की मालकिन हूं जिसके पास इतने सारे जोकर हैं, एक से बढ़कर एक नमूने। विधान दूर खड़ा हो उसे प्यार से घूर रहा था और दूर विधान को दीप्ति गुस्से में घूर रही थी। दीप्ति को बहुत गुस्सा आ रहा था। आखिर श्री हमेशा बेचारी बन उसके हर खेल को खराब कर देती है। दीप्ति गुस्से में मुठ्ठियां कस लेती है। आखिर ये श्री की बच्ची को उस कमरे से बाहर किसने निकाला? उस तरफ तो कोई जाता भी नहीं है। जो भी हो इसे मैं छोड़ूंगी नहीं। इतनी मेहनत करके मैंने विधान के सामने अपनी इतनी अच्छी इमेज बनाई थी, इस लड़की ने आते ही उसकी धज्जियां उड़ा दी और मुझे विधान के सामने विलेन बना दिया। और विधान को देखो हमेशा इस लड़की को देखने में रहता है। पहले तो किसी लड़की को आंख उठाकर नहीं देखता था और अब पलके नहीं झपका रहा। इस श्री को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। इतना बोल दीप्ति गुस्से में वहां से चली जाती है। एक अलग सी जगह पर सभी नकाबपोशी सुन्न होकर बैठे हुए थे, जो अपने सामने खड़े शख्स को देख डर से कांप रहे थे। वो इंसान लगातार वहां चक्कर लगाए जा रहा था। फिर वो गुस्से में बोलता है, आखिर हमारा आदमी उनके जिंदा हाथ कैसे लग गया? अगर उसने अपना मुंह खोल दिया तो सब बेकार हो जाएगा। तुम सबके सब बेवकूफ हो। मेरे मकसद के पूरा होने से पहले ही तुम सब बेवकूफ इन फौजियों के हत्थे चढ़ जाओगे। तब एक आदमी थोड़ा डरते हुए कहता है, बॉस, पहले तो उसे गोली लगते मैंने ही देखा था। सबको लगा वो मर गया, इसीलिए हम आर्मी के जवानों से दूर आ गए थे। लेकिन क्या पता वो जिंदा कैसे बचा। न्यूज में देखा है बॉस, हमने उसे बहुत ही टाइट सिक्योरिटी में हॉस्पिटल में एडमिट किया है। डॉक्टर और नर्स के अलावा कोई अंदर तक नहीं जा सकता। अब इस बात से कोई मतलब नहीं है कि वो जिंदा कैसे बचा। अब मसला ये है कि उसके होश में आने से पहले उसे खत्म करना होगा। इंडिया आर्मी के टॉर्चर को तुम लोग जानते नहीं हो अच्छे से। अच्छों के मुंह खुला देती है। मैं ये खतरा नहीं ले सकता। कैसे भी आज के आज उसे खत्म करो। फिर वो शख्स वहां बैठे दो आदमियों की तरफ इशारा करता है, तुम दोनों जाओ, उस हॉस्पिटल में घुसकर कैसे भी उसे खत्म करो। और किसी को शक हुआ या पकड़े गए तो पता है ना क्या करना है। तुम दोनों बस काम करके एक बार हॉस्पिटल से निकल जाओ, आगे का मैं संभाल लूंगा। उन दोनों के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन फिर वो दोनों हामी में सर हिलाते हैं। हमें याद है बॉस, हम आपको निराश नहीं करेंगे। हम काम पूरा करके ही लौटेंगे। वो शख्स उनकी तरफ शैतानी मुस्कान लिए देखता है, निराश करना भी मत, वरना मैं तुम्हें ऐसी मौत दूंगा कि तुम्हारी रूह कांप उठे। इतना बोल वो वहां से चला जाता है और उसके पीछे पीछे वो दोनों नकाबपोशी भी चले जाते हैं।
वृत्तिका घर आकर सबसे पहले हमेशा की ही तरह अपना बैग रख फ्रेश होती है और कुछ सोचते हुए किचन में कॉफी बनाने लग जाती है। वृत्तिका की आंखों के सामने 2 दिन में जो कुछ भी हुआ वो सब चल रहा था। वो अपनी कॉफी पीते हुए अपना फोन देख रही थी। ओह गॉड, ये आर्यन भी ना। मैंने बोला था इसे कि मैं शाम को मिलूंगी, फिर भी ऐसी अजीब अजीब सेल्फी क्लिक कर भेज रहा है। वृत्तिका आर्यन की भेजी फोटोज ओपन करती है जिसमें किसी में आर्यन खाने की ट्रे के आगे मुंह बनाकर बैठा है मानो उसे कुछ नहीं खाना, और किसी में बिल्कुल रोनी शक्ल बना रखी है। वृत्तिका उसे एक मैसेज भेजती है, फिर अपनी कॉफी खत्म कर अपने सीक्रेट रूम में चली जाती है। जहां जाते ही वृत्तिका सबसे पहले टीचर्स रूम में मौजूद उन सभी प्रोफेसर की डिटेल देखने लग जाती है जो उसे आवाज सुनाई देते वक्त मौजूद थे। वृत्तिका बड़े ध्यान से एक एक डिटेल देख रही थी, लेकिन उसे ऐसी कोई खास जानकारी नहीं मिली। वृत्तिका पुराने क्रिमिनल रिकॉर्ड में भी चेक करती है कि कहीं से उसे कोई सुराग मिल जाए। लगभग शाम के वक्त वृत्तिका हमेशा की तरह लूज कपड़े और ब्लैक हुडी पहनकर अपना पूरा फेस कवर कर लेती है और घर से निकल जाती है। घर से कुछ दूर उसने अपनी कार पार्क की हुई थी जिससे वो जल्दी से हॉस्पिटल के लिए निकलती है। वृत्तिका हॉस्पिटल पहुंचकर सबसे पहले आर्यन के कमरे में जाती है। कमरे के बाहर से ही वृत्तिका को बंदूकों की आवाजें आ रही थी जिससे वो समझ जाती है कि आर्यन गेम खेल रहा है। वृत्तिका जानबूझकर अपने बूट्स की आवाज थोड़ी तेज करती है। जैसे ही वो कमरे में दाखिल होती है आर्यन बेचारी शक्ल बना बेड पर लेटा था। वृत्तिका समझ जाती है कि वो नाटक कर रहा है क्योंकि कुछ देर पहले ही वो गेम खेल रहा था। वृत्तिका को सामने देखकर आर्यन अपने चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान ले आता है। वृत्ति, तुम आ गई। मैं तुम्हारा बहुत वेट कर रहा था। बहुत बोर हो गया हूं मैं। वृत्तिका कुछ नहीं कहती और जाकर उसके बगल में एक चेयर पर बैठ जाती है। आर्यन फिर से बोलता है, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही वृत्ति? आर्यन, तुम्हारे इस तरह मासूम शक्ल बनाने से मैं पिघलने वाली नहीं हूं। तुम्हें भेजने का मेरा फैसला मैं बदलने वाली नहीं हूं, ये बात याद रखो तुम। वृत्ति, प्लीज, मैं कैसे समझाऊं तुम्हें? आर्यन मासूम शक्ल बना कहता है। वृत्तिका तपाक से जवाब देती है, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है आर्यन, तुम खुद को समझाओ। इस वक्त जिद तुम कर रहे हो। तुम्हें पता है मैं तुम्हारी लाइफ के साथ कोई रिस्क नहीं ले सकती। तुम्हारी खुशी के लिए तुम्हारा डिपार्टमेंट अलग होते हुए भी मैं अपने हर मिशन में तुम्हें साथ रखती हूँ, लेकिन तुम्हें इतनी अक्ल नहीं है कि मेरी बात मान लो। पहले भी तुम इसी बेवकूफी की वजह से इंजर्ड हुए थे और अब तो गोली लगी है तुम्हें। आर्यन बच्चों की तरह चुपचाप वृत्तिका की डांट सुन रहा था। अच्छा वृत्ति, प्रोमिस मैं आपसे मेरे टेक्निकल एक्सपर्ट डिपार्टमेंट का ही काम करूंगा। तब तो तुम मुझे नहीं भेजोगी ना? मैं बस कॉलेज के कैमरा और सिक्योरिटी सिस्टम पर नजर रखूंगा और कोई जिद नहीं करूं। मैं बस तेरी हेल्प करना चाहता हूं वृत्ति। वृत्तिका उसकी बात सुन गहरी सांस लेती है। ये काम तो तुम यहां से दूर रहकर भी कर सकते हो ना आर्यन? देखो, मैं तुम्हें मेरी हेल्प करने से मना नहीं कर रही। बेशक पूरे कॉलेज का सिक्योरिटी सिस्टम तुम हैंडल करो, लेकिन यहां रहकर नहीं। तुम्हें यहां से जाना होगा। आर्यन कहीं न कहीं पहले से जानता था कि जब बात उसकी जान पर आ जाए तो वृत्तिका की बोली बात पत्थर की लकीर थी। फिर भी वो कोशिश कर रहा था कि वृत्तिका मान जाए, लेकिन आर्यन हार गया था। आर्यन वृत्तिका की आंखों को देख सोचने लग जाता है। आर्यन अब बात मान ले, क्योंकि वृत्ति के अंदर का ज्वालामुखी कब भड़क जाए कुछ नहीं कह सकते। कहीं ऐसा न हो ये मुझे अपनी टीम से ही अलग कर दे और मेरा चीफ डेड को बना दे। नहीं नहीं, डेड हिटलर की तरह है। वैसे वृत्ति भी कम तो नहीं, लेकिन मेरी मासूम शक्ल पर तरस तो खा जाती है। आर्यन अपने चेहरे पर ऐसे ही कहीं भाव ला रहा था जिसे देख वृत्तिका अच्छे से समझ रही थी कि आर्यन क्या सोच रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। काफी सोचने के बाद आर्यन फाइनली वृत्तिका की बात मान लेता है। ओके वृत्ति, सॉरी चीफ। ऐसा बोलते हुए आर्यन अपने एक हाथ से वृत्तिका को सैल्यूट करता है, जिसे देख वृत्तिका के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। आर्यन वृत्तिका की आंखों से ही उसके भाव समझ लेता है और फिर वृत्तिका को बोलता है, लेकिन याद रखना कोई भी प्रॉब्लम हुई तो सबसे पहले तू मुझे बताएगी। हाँ पक्का, अब रेस्ट कर। डिस्चार्ज होने पर तुझे निकलना है। मैं चलती हूँ। इतना बोल वृत्तिका उठ जाती है। तू मुझसे मिलने तो आएगी न? मैं यहां हूं तब तक। मैं बोर हो जाता हूं वृत्ति, आर्यन बोलता है। मैं आ जाऊंगी। ओके, वृत्तिका बोलती है। तो मेरी कितनी अच्छी दोस्त है वृत्ति। मन कर रहा है तुझे गले लगा लूं, लेकिन मेरी चीफ को चिपकने वालों से सख्त नफरत है, आर्यन मुंह बनाते हुए कहता है। वृत्तिका मुस्कुराते हुए बाहर निकलती है, लेकिन अगले ही पल उसकी मुस्कान उड़ जाती है। वृत्तिका की नजर सामने आर्मी सोल्जर्स पर पड़ती है जो वहां सेफ्टी के लिए थे। सब इधर उधर दौड़ रहे थे। वृत्तिका को कुछ गड़बड़ लगी। वो जल्दी से आईसीयू रूम की तरफ भागती है। रूम के बाहर 2 सोल्जर खड़े हुए थे।
वृत्तिका अपनी आईडी दिखाती है तो वो दोनों उसे सैल्यूट करते हैं। क्या प्रॉब्लम है, क्या हो रहा है यहाँ? वृत्तिका थोड़ी गुस्से में बोलती है। वो मैडम, पता नहीं कैसे लेकिन कोई इस टेररिस्ट के रूम में डॉक्टर की आईडी लेकर घुस गया और ऑक्सीजन मास्क हटाकर इसका गला घोंटने की कोशिश करी। चेंजिंग रूम में हमें एक डॉक्टर बेहोशी की हालत में मिला है। वॉट? वृत्तिका घबरा जाती है और जल्दी से आईसीयू रूम के अंदर जाती है जहां डॉक्टर्स उसका इलाज कर रहे थे और वो टेररिस्ट लंबी लंबी सांसें ले रहा था। वृत्तिका थोड़ा घबरा जाती है क्योंकि वो शख्स एक जरिया बन सकता था सारे खेल का पता लगाने में। डॉक्टर्स पूरी कोशिश कर रहे थे लेकिन उसकी सांसें नॉर्मल नहीं हो रही थी। कुछ ही देर में एक जोर की बीप की आवाज आई और वृत्तिका हैरानी से उस ओर देखती है जहां मशीन में उसकी हॉट बीट की जगह एक सीधी लाइन दिखाई दे रही थी। वृत्तिका की आंखें गुस्से में लाल हो जाती है। वो अपनी मुट्ठियां कस लेती है। डॉक्टर भी वृत्तिका की आंखें देख डर जाते हैं लेकिन उन्हें नहीं पता था कि नकाब वाला कोई आदमी नहीं लड़की है। सॉरी ऑफिसर, हम इसे बचा नहीं सके, किसी ने डॉक्टर की आईडी से अंदर घुसकर इनका गला घोंट दिया था। इतना बोल डॉक्टर मायूसी के साथ वृत्तिका की तरफ देखते हैं। वृत्तिका के पीछे इस वक्त कुछ सोल्जर थे। वृत्तिका गुस्से में उस ओर घूमती है। हॉस्पिटल के सारे एग्जिट क्लोज कर दो, एक परिंदा भी बाहर न निकलने पाए। सीसीटीवी फुटेज छानो, अंदर घुसने वाला इंसान हॉस्पिटल में ही होगा, आज उसे मैं छोड़ूंगी नहीं। वृत्तिका की गुस्सैल आवाज से वो सब हरकत में आते हैं और जल्दी से बाहर निकलते हैं। वृत्तिका भी गुस्से के हॉस्पिटल के टेक्निकल रूम की तरफ बढ़ जाती है और पिछले 1 घंटे की फुटेज ध्यान से देखने लगती है। एकाएक उसकी नजर चेंजिंग रूम में घुसे एक डॉक्टर पर पड़ी जिसके पीछे एक आदमी टोपी पहने घुसता है और कुछ देर बाद वो आदमी ही डॉक्टर के कपड़े पहन बाहर निकलता है। वृत्तिका की नजर अंदर घुसने वाले डॉक्टर पर और उस आदमी पर साथ में थी। यही है वो, जल्दी से हॉस्पिटल का चप्पा चप्पा छान मारो, मुझे ये आदमी किसी भी कीमत में चाहिए, जल्दी ढूंढो उसे। सारे सोल्जर वहां से जल्दी से निकल जाती है और वृत्तिका लाइव फुटेज देखने लगती है जब वृत्तिका की नजर बाहर के गेट की तरफ भागते आदमी पर पड़ी। वृत्तिका जल्दी से वहां से बाहर निकल जाती है और ग्राउंड फ्लोर पर चली जाती है। वो गार्डन एरिया की तरफ जाती है जहां चारों तरफ नजर दौड़ती है। तब वृत्तिका की नजर दीवार फांदते एक आदमी पर पड़ी तो वृत्तिका भागते हुए उसके पीछे जाती है लेकिन तब तक वो दूसरी तरफ से भागने लगता है और कुछ ही दूरी में एक गाड़ी की तरफ बढ़ता है। वृत्तिका जल्दी से अपनी गाड़ी के पास जाती है और फुल रेस में गाड़ी उनके पीछे दौड़ा देती है। वो लोग तो बौखला गए थे कि आखिर ये है कौन जो कुत्तों की तरह इनके पीछे पड़ा है। वो जिस तरफ कार मोड़ते उस तरफ वृत्ति पहुंच जाती। अब वृत्तिका की कार लगभग उनके पास थी। एक आदमी गाड़ी चलाता है और दूसरा उनके चीफ को फोन करता है। चीफ, मैंने उसे मार तो दिया लेकिन एक ऑफिसर हमारे पीछे पागलों की तरह पड़ा हुआ है। ऐसा लग रहा है ये आज हमें जिंदा छोड़ने वाला नहीं है। वो आदमी फोन के दूसरी तरफ गुस्से में कहता है, तो बेवकूफों मेरे फोन क्यों कर रहे हो? कुछ भी हो पकड़े मत जाना, भागो, गलती से भी उनके हाथ नहीं आना। मैंने तुम्हारे लिए कुछ इंतजाम किया है, जल्दी निकलो वहां से। वो आदमी गाड़ी को भगाते हुए एक बड़े लंबे ब्रिज के ऊपर दौड़ाने लगता है। वृत्तिका भी पीछे हटने वालों में से नहीं थी, वो पूरी स्पीड से उनके पीछे लगी थी। तभी उन नकाबपोशी की गाड़ी में अचानक ब्रेक लगता है तो वृत्तिका भी जल्दी से गाड़ी का हैंड ब्रेक खींच गाड़ी की स्टीयरिंग को पूरी तरह मोड़ देती है। वृत्तिका की गाड़ी कुछ दूर तक घिसकती जाती है और वो जल्दी से गाड़ी से बाहर निकल उन दोनों की तरफ अपनी गन तान देती है। वृत्तिका की गन पर पकड़ मजबूत थी और उसकी आंखों में वो दोनों अपने लिए मौत साफ देख पा रहे थे। वो दोनों घबरा जाते हैं लेकिन अगले ही पल वो दोनों थोड़े सुकून में आते हैं क्योंकि उनके बॉस ने कहा था कि उसने उन्हें बचाने को इंतजाम किया है। वृत्तिका अपनी गन ताने उन्हें वार्निंग देती है, अगर तुम अगले 1 मिनट में बाहर नहीं आते हो तो मैं तुम्हें पूरी तरह गोलियों से भून दूंगी। मैं बस 5 तक गिनूंगी, फैसला पूरा तुम्हारे हाथ में है। वृत्तिका की आवाज जैसे ही उनके कानों में पड़ी वो दोनों हैरान रह जाते हैं। बॉस को तो अंदाजा भी नहीं है कि उनकी दुश्मन एक लड़की है। क्या ये है वो फौजी एक लड़की जिसकी वजह से बॉस इतने परेशान है? उन दोनों में से एक आदमी बोलता है। तब दूसरा बोलता है, चल बाहर निकल, ये तो मुझे बिल्कुल पागल लग रही है, देख नहीं रहा आंखें, साक्षात मौत नजर आ रही है मुझे। वृत्तिका धीरे धीरे काउंट करने लगती है लेकिन दोनों नकाबपोशी कुछ सोचकर बाहर नहीं निकल रहे थे। लेकिन वृत्तिका की आंखों का गुस्सा देख जैसे ही उन दोनों में से एक ने गाड़ी से बाहर आने को गाड़ी का गेट खोला, एक जोर का धमाका हुआ और वृत्तिका की आंखों के आगे धुआं और आग फैल जाती है। वृत्तिका धमाके की आवाज से एकदम से नीचे झुक जाती है और उस गाड़ी के साथ उन दोनों नकाबपोशियों के भी चिथड़े उड़ गए।
वृत्तिका धुएं के आगे अपने हाथों को हिला सामने देखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके सामने पूरी तरह अंधेरा छाया हुआ था। कुछ ही देर के वहां आर्मी के जवानों की गाड़ियां जमा हो जाती है और मीडिया भी अपने कैमरा लिए वहां जमा थी। वृत्तिका के सामने एक पुराना ही सीन आ जाता है, जिससे वृत्तिका की आंखों के आगे बेहिसाब अंधेरा छा चुका था। उसे कुछ समझ ही नहीं आया कि अभी कुछ देर पहले क्या हुआ। उसे बस रोते बिलखते लोग दिखाई दे रहे थे, जिसमें वो किसी को रोते हुए ढूंढ रही थी, आवाज दे रही थी, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं सुनाई दे रहा था। वृत्तिका के सामने एक पुराना ही सीन आ जाता है, जिससे वृत्तिका की आंखों के आगे बेहिसाब अंधेरा छा चुका था। उसे कुछ समझ ही नहीं आया कि अभी कुछ देर पहले क्या हुआ। उसे बस रोते बिलखते लोग दिखाई दे रहे थे, जिसमें वो किसी को रोते हुए ढूंढ रही थी, आवाज दे रही थी, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं सुनाई दे रहा था। दिल्ली पुलिस ने उस पूरे एरिया को कवर कर लिया था। वृत्तिका अपनी गाड़ी में बैठी हुई सब देख रही थी, उसकी आंखों में आंसू थे और साथ ही भरी थी बेहिसाब नफरत। वृत्तिका गाड़ी स्टार्ट कर देती है और वहां से निकल जाती है, क्योंकि अब तक वहां काफी मीडिया पहुंच चुकी थी। और पिछली बार को तरह ही मीडिया इस बार भी इस छुपे ऑफिसर का चेहरा देखने को बेताब थी, क्योंकि आर्मी ऑफिसर्स के अलावा किसी को पता नहीं था कि वो एसएफ सीनियर कमांडिंग ऑफिसर है। अगर ये बात बाहर फैल जाती कि एसएफ इस मिशन को लीड कर रहा है, तो टेररिस्ट उसी वक्त दबे पांव भाग जाते या अपना प्लान बदल देते। टेररिस्ट के अंदर एसएफ और मार्कोस का इतना खौफ छाया रहता है कि वो दूर से उल्टे पांव लौट जाते हैं, क्योंकि ये लोग बेरहमी से मारते पहले है और सोचते बाद में है। इन्हें कोई ऊपर से कंट्रोल नहीं करता, नहीं एन वक्त पर इन्हें ऊपर से कोई ऑर्डर रोक सकता है। ये सब काम अपने तरीके से करते हैं और इनका सबसे पसंदीदा काम है दुश्मन को किसी भी हालत में जिंदा नहीं छोड़ना। वृत्तिका गाड़ी सड़कों पर दौड़ा रही थी, तभी उसे बैक मिरर से एक गाड़ी उसका पीछा करते दिखाई दी। वृत्तिका शो होने के लिए पहले एक दो मोड़ पर गाड़ी घुमाती है और पीछे वाली गाड़ी भी वही कर रही थी, इसीलिए अब वृत्तिका के चेहरे पर टेढ़ी मुस्कान आ जाती है और वो गाड़ी की स्पीड बढ़ा देती है। आगे आगे वृत्तिका की गाड़ी और पीछे उसका पीछा करने वालों की। कुछ दूर जाकर अचानक पीछे वाली गाड़ी रुक जाती है, क्योंकि वो एक छोटी सड़क पर थे और उनके आगे कोई गाड़ी दिखाई नहीं दे रही थी। वो खुद भी सोच में पड़ गए, आखिर ऐसा कैसा ड्राइवर है, उस गाड़ी का पलक झपकते ही गायब हो गया। यार कहाँ गई वो गाड़ी, बड़ा हैवी ड्राइवर है ये तो, अब हमें हमारे पैसे नहीं मिलेंगे। एक लड़का स्टीयरिंग पर हाथ मारता है। चल बाहर चलकर देखते हैं, शायद यहीं आसपास हो, दूसरा लड़का उसे बोलता है। गाड़ी में बैठे वो दोनों लड़के गाड़ी से बाहर निकलते हैं और आसपास देखने लगते हैं, तभी फुल स्पीड में वृत्तिका की गाड़ी उनकी गाड़ी के बोनट पर टक्कर मार देती है। वो दोनों एक पल को डर जाते हैं। वृत्तिका गाड़ी से बाहर निकलती है तो वो लोग भागने लगते हैं। वृत्तिका गन उनके ऊपर पॉइंट कर देती है, अगर एक कदम भी हिले तो जान से जाओगे, और ये कोई खोखली धमकी नहीं है। वो दोनों लड़के तो गन देखकर ही कांप गए, उनके पैर उनका साथ नहीं दे रहे थे। मैडम, हमें माफ कर दीजिए, हमें पता नहीं था आपके पास एक गन भी होगी, हमें तो बस आपका पीछा करना था। वृत्तिका अपने सर से हुडी केप हटा देती है। अब उसके लंबे बाल बिखरे हुए थे, लेकिन उसके चेहरे पर मास्क अभी भी था। मेरी कार का पीछा क्यों कर रहे थे तुम दोनों? वृत्तिका सीधा सवाल करती है। मैडम हमें माफ कर दो, हमें जाने दो प्लीज, हमसे गलती हो गई, वो दोनों लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहते हैं। मेरा दिमाग ऑलरेडी खराब है, रोना धोना बंद करो और चुपचाप बताओ, वरना एक सेकंड नहीं लगेगा तुम दोनों का भेजा उड़ाने में मुझे। वृत्तिका अब थोड़ी गुस्से में चिल्लाकर कहती है। हमें कुछ नहीं पता मैडम, हम तो बस ब्रिज पर गाड़ी रोककर वो बम ब्लास्ट वाला सीन देख रहे थे, तभी एक आदमी हमारे पास आया, उसने अपना चेहरा कवर कर रखा था। उसने हमें 10,000 रुपये दिए और आपकी गाड़ी की तरफ इशारा कर कहा कि आपका पीछा करना है और जिस एड्रेस पर गाड़ी रुके वो एड्रेस उन्हें बताना है। अगर हमने उनका काम कर दिया तो वो लोग हमें और भी पैसे देंगे। पैसों के लालच में आकर हम आपका पीछा कर रहे थे, इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं पता। वो लोग मौत के खौफ से कांप रहे थे। वृत्तिका ध्यान से उन्हें देखती है, वो समझ गई थी कि ये दोनों सच बोल रहे हैं। वो अपनी गन नीचे कर देती है। उसे एड्रेस कैसे बताने वाले थे तुम? उसने कोई पता नंबर कुछ दिया था तुम्हें? वो आदमी फिर बोलता है, नहीं मैडम, उसने मेरा नंबर लिया था और कहा था एड्रेस अच्छे से पता करना है, वो खुद रात में मुझे कॉल कर पूछेगा, उसके बाद वो बाकी के पैसे भिजवा देगा। वृत्तिका के चेहरे पर एक चमक आ गई। अपना फोन दो मुझे। वृत्तिका अपना हाथ बढ़ाती है तो वो लड़का डरते हुए फोन उसकी तरफ बढ़ा देता है। वृत्तिका फोन उसके हाथ से ले लेती है और उसका सिम कार्ड निकाल रख लेती है और फोन उसकी तरफ बढ़ाती है। दोबारा अगर लालच में आकर ऐसा काम किया ना तो गोली मारने के बाद सोचूंगी जो सोचूंगी, और इस नंबर को दोबारा इस्तेमाल मत करना वरना मारे जाओगे, वृत्तिका थोड़ी धमकी भरे लहजे में कहती है। वो दोनों हामी में सर हिलाते हैं। जी मैडम, हमें माफ कर दीजिए और हमें जाने दीजिए, वृत्तिका ऊंची आवाज में कहती है। 2 मिनट में मेरी आंखों के सामने से दफा हो जाओ वरना
वृत्तिका का ऐसा बोलना था कि वो दोनों लड़के तूफान की स्पीड से वहां से छूमंतर हो गए और वृत्तिका आकर गाड़ी में बैठ जाती है। फिर वृत्तिका अपने पास रखे एक दूसरे फोन में वो सिम कार्ड लगा देती है और फोन ऑन रख अपने पास रख लेती है। वृत्तिका कुछ सोचते हुए अभय सिंह जी को कॉल करती है। अभय सिंह जी इस वक्त पूरे परिवार के साथ बैठकर डिनर कर रहे थे। वृत्तिका की कॉल देख वो थोड़ा सोच में पड़ते हैं, फिर कॉल पिक कर कान से लगा लेते हैं। हेलो ऑफिसर वृत्तिका। अभय सिंह जी उसका नाम लेकर बुलाते हैं क्योंकि कोई भी वृत्तिका को इस नाम से नहीं जानता था। वृत्तिका सीधी बात पर आती है। सर, एक क्लू मिला है। वृत्तिका कम शब्दों में ही अभय सिंह जी को बात बता देती है, जिससे वो समझ जाते हैं कि बात जरूरी है। ओके, तुम आर्मी हेडक्वार्टर पहुंचो, मैं वहीं आता हूं, अभय सिंह जी बोलते हैं। ओके सर। इतना बोल वृत्तिका फोन रख देती है और गाड़ी स्टार्ट कर देती है। उधर अभय सिंह जी के मुंह से ये नाम सुन धीरज जी सोच में पड़ गए। ये नाम पहले भी कहीं सुना है लेकिन कहाँ याद नहीं आ रहा। अभय सिंह जी भी अपनी प्लेट आगे खिसका देते हैं। वाणी जी उनके ऐसा करने से थोड़ी हैरान होती है क्योंकि वो ही हमेशा कहते हैं कि खाने का अपमान नहीं करना चाहिए। पापा जी, क्या हुआ आप ऐसे अचानक से? वाणी जी अभय सिंह जी के परेशान चेहरे को देख कहती है। हाँ दादू, क्या हुआ? और ये ऑफिसर वृत्तिका कौन है? नाम से तो लग रहा है जैसे आपकी भी चीफ हो, वरना आपके कोई कॉल कर कुछ बोले तो उन्हें इंतजार करना पड़ता है। आप तो उसका फोन आते ही दौड़ने को तैयार है, रुद्र कहता है। अभय सिंह जी उसकी बात सुन मुस्कुरा देते हैं। आर्मी हेडक्वार्टर की नई ऑफिसर है, बहुत ही काबिल और डेडिकेटेड, अपने काम से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। कुछ जरूरी बात होगी तभी मुझे कॉल किया है, वरना हर काम वो खुद ही संभाल लेती है। सब अभय सिंह जी की बात ध्यान से सुनते हैं, तभी चिंकी बीच में बोल पड़ती है। दादू, मैं भी आपकी और इस नई ऑफिसर की तरह ही आर्मी में जाऊंगी। उसकी बात सुन यशवी मजाक में कहती है। अच्छा जी, और वहां जाकर कौन से तालाब में छलांग लगाओगी? फिर कौन बचाने आएगा तुम्हें? यशवी की बात सुन चिंकी का मुंह बन जाता है। भाभी, मैं सच्ची बोल रही हूँ, मुझे दादू की यूनिफॉर्म बहुत अच्छी लगती है और उस पर लगे वो मेडल, मैं भी आर्मी में जाऊंगी। यूनिफॉर्म और मेडल के लिए आर्मी में जाना चाहती है ये लड़की, वाणी जी अपना सर पकड़ते हुए कहती है। चिंकी, आपको जो भी करना हो कोई नहीं रोकेगा, अभी आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, धीरज जी थोड़े शांत लहजे में कहते हैं। तुम सब डिनर एंजॉय करो, मैं जाकर आता हूँ। इतना बोल अभय सिंह जी खड़े हो जाते हैं। दादू, मैं भी चलूं आपके साथ? चिंकी बड़ी मासूमियत से कहती है। नहीं बेटे, अभी कुछ जरूरी है, बाद में लेकर चलूंगा। वैसे भी तुम और विधान तो इतनी बार हेडक्वार्टर जा चुके हो मेरे साथ, जब तुम्हारा मन हो तुम खुद भी जा सकती हो, अभय सिंह जी चिंकी को समझाते हुए कहते हैं। ओके दादू, चिंकी समझदार बच्चे की तरह उनकी बात मानते हुए कहती है। फिर अभय सिंह जी वहां से गाड़ी लेकर निकल जाते हैं। आर्मी हेडक्वार्टर के मीटिंग रूम में लगभग सभी ऑफिसर्स पहुंच चुके थे और वृत्तिका अपनी सीट पर बैठी सामने रखे फोन को घूर रही थी। उसके दिमाग में विचारों का तूफान उठा हुआ था और दूसरी ओर वो इस नंबर से परेशान हो चुकी थी क्योंकि जैसे ही उस नंबर पर कोई फोन आता वृत्तिका उठाती और बोलती तो फोन पर कोई लड़की रोने लग जाती कि रोहित ने मुझे धोखा दिया, मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूं और तुम कौन हो? वृत्तिका इस सवाल से अब तंग आ चुकी थी क्योंकि सभी लड़कियां उसे इस फोन वाले की गर्लफ्रेंड समझ रही थी, जबकि वो सब उसकी गर्लफ्रेंड थी। आखिर ये लड़का कितना ठरकी है, उससे फोन लिए 2 घंटे भी नहीं हुए होंगे, इतने में 20 लड़कियों के फोन आ गए। ओह गॉड, वो मेरे सामने होता अभी तो सच में गोली मार देती ऐसे इंसान को। तभी अभय सिंह जी वहां आकर अपनी सीट पर बैठते हैं तो सभी ऑफिसर्स मीटिंग के लिए तैयार थे। वृत्तिका खड़ी होती है और बम ब्लास्ट के बाद जो कुछ भी हुआ डिटेल में उन्हें बताती है। सब वृत्तिका की बातों को सुन हैरान थे, आखिर ये एक लड़की होते हुए इतनी चीजें एक साथ हैंडल कैसे कर लेती है? भले ही वो आर्मी ऑफिसर हो लेकिन साथ में एक लड़की भी तो है। अभय सिंह जी बोलते हैं, तब तो हमारे पास एक मौका है उनका पता लगाने का। हाँ सर, वो लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं मेरे बारे में जानने की। मेरी गाड़ी का पीछा तक करवाया, इसका मतलब साफ है वो अपने प्लान से पीछे तो बिल्कुल नहीं हटने वाले हैं, वृत्तिका साफ शब्दों में बोलती है। तभी वो कुछ सोचकर बोलती है, एक और बात, इस प्लान का मास्टरमाइंड कॉलेज प्रोफेसर में से कोई है। अभी मैं इसका पता नहीं लगा पाई लेकिन मैं सबकी पूरी डिटेल्स चेक कर रही हूँ, बहुत जल्दी पता लग जाएगा। गुड वर्क ऑफिसर अवस्थी, फिलहाल हमें उस फोन कॉल का इंतजार करना होगा। क्या आपको यकीन है वो कॉल करेंगे? एक ऑफिसर वृत्तिका से सवाल करता है। दम श्योर, वो जरूर कॉल करेंगे, उससे बात आप में से किसी को करनी होगी। वृत्तिका की बात से कॉन्फिडेंस साफ झलक रहा था। मीटिंग रूम में सब बिल्कुल शांत थे और सब बस उस फोन के बजने का इंतजार कर रहे थे। इस बीच भी कई कॉल आ चुके थे जो लड़कियों के थे और वो लड़कियां रोना धोना कर रही थी, जिससे वृत्तिका अब तक परेशान हो चुकी थी। ऑफिसर भी परेशान थे, आखिर ये लड़का कैसा है? ऑफिसर अवस्थी, इन लोगों को कोई और लड़का नहीं मिला था आपका पीछा करवाने को। ऐसा बोलते हुए सब मुस्कुरा देते हैं। तभी एक बार और फोन रिंग होता है। पास में एक टेक्निकल ऑफिसर तैयार था फोन की लोकेशन ट्रेस करने को। एक ऑफिसर फोन उठा लेता है और नॉर्मल आवाज में बोलता है, हेलो कौन?
सामने से सीधा सवाल आता है, एड्रेस पता किया? ऑफिसर उसके जवाब में बोलता है, हाँ, मैंने गाड़ी का पीछा किया और वो इतना बोलना था कि फोन कट जाता है। सभी हैरान थे, आखिर गलती तो हुई नहीं है, फिर क्या हुआ? उसने कॉल क्यों काट दिया? एक ऑफिसर हैरानी से बोलता है। वृत्तिका शांत होकर चेयर पर बैठ जाती है। जाहिर सी बात है, जैसे हम उनकी लोकेशन ट्रेस कर रहे हैं वो भी कर रहे होंगे और हमारे सिक्योरिटी सिस्टम की वजह से उन्हें लोकेशन नहीं मिली। इसका मतलब साफ है कि उन्हें पता चल गया कि वो लड़का नहीं है कॉल पर, क्योंकि आम लड़के में इतना दिमाग नहीं होता कि वो अपनी लोकेशन ट्रेस होने से रोक सके। सब हताश होकर बैठ जाते हैं। आखिर हमने पहले इस बारे में क्यों नहीं सोचा? तभी एक ऑफिसर खड़ा होता है, लेकिन हमने भी तो उनकी लोकेशन ट्रेस की है ना। वो टेक्निकल ऑफिसर की तरफ देखता है तो वो जवाब देता है 50 किलोमीटर दूर है हमसे उनकी कॉल की लोकेशन। उसका जवाब सुन सबके चेहरे पर चमक आ जाती है सिवाय वृत्तिका और अभय सिंह जी के। जब उन्हें पता चल गया कि उनकी लोकेशन ट्रेस हो रही है तो वो क्या हमारा इंतजार करेंगे वहां बैठकर कि आओ और हमें पकड़ो? अब तक भाग चुके होंगे, अब कोई रास्ता नहीं है, जो भी पता चल सकता है कॉलेज से ही चलेगा। वृत्तिका शांत होकर चेयर पर बैठी हुई कहती है। वृत्तिका की बात सुन बाकी सब ऑफिसर को अपनी बेवकूफ़ी का एहसास होता है और वो चुपचाप बैठ जाते हैं। अभय सिंह जी वृत्तिका की बात सुन हामी में गर्दन हिलाते हैं और बोलते हैं, कॉलेज पर नजर और पैनी कर दो और ऑफिसर वृत्तिका की कमान का इंतजार करो, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। ओके, इतना बोल सारे ऑफिसर उठकर मीटिंग रूम से बाहर जाने लगते हैं। वृत्तिका भी अपनी सीट से उठकर जाने लगती है। मीटिंग रूम के बाहर अभय सिंह जी उसे रोकते हैं। ऑफिसर वृत्तिका, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। वृत्तिका के बढ़ते कदम रुक जाते हैं। जी सर, वो लोग किसी भी तरह तुम्हारा पता लगाने को बेताब है, इसीलिए थोड़ा संभाल कर। मुझे पता है तुम किसी पर कोई खतरा नहीं आने दोगी, लेकिन साथ में अपनी सेफ्टी का भी ख्याल रखो। एसेफ की इतनी काबिल ऑफिसर को कुछ हो ये कोई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, अपना भी ध्यान रखना। वृत्तिका मुस्कुरा देती है। जी सर, थैंक यू, आप मेरे लिए इतना परेशान हो उसके लिए मैं पूरा ध्यान रखूंगी। वैसे मुझे तुमसे कुछ और भी पूछना था। दरअसल पार्टी वाली रात मेरा बेटा धीरज तुमसे मिला था, उसने मुझे बताया कि उसने पहले भी तुम्हें देखा है शायद, लेकिन मैं कुछ समझ नहीं पाया। अभय सिंह जी थोड़ा सोचते हुए कहते हैं। उनकी बात सुन वृत्तिका को धीरज जी का चेहरा याद आ जाता है। वो सर, मेरे डैड भी एक बिजनेसमैन थे, उन्होंने अपनी नई कंपनी स्टार्ट ही करी थी, ज़्यादा बड़ी नहीं थी और मैं अक्सर उनके साथ उनके ऑफिस जाती थी क्योंकि मुझे बिजनेस में इंटरेस्ट था। इसी बीच मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। मेरे डैड ने मुझे मिलवाया था क्योंकि डैड की कंपनी के साथ वो कोई प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे थे। उस वक्त मैं छोटी थी तो इसीलिए वो मुझे पहचान नहीं पाए पार्टी में। पहले मुझे भी याद नहीं आया था, लेकिन बाद में याद आया। अभय सिंह जी को वृत्तिका की बात सुन याद आया। तुम आयुष की बेटी हो? वो एकाएक बोले। धीरज ने बहुत बार तुम्हारे डेट के बारे में मुझे बताया था। आयुष और धीरज कॉलेज से साथ थे। बाद में धीरज अपने बिजनेस की वजह से 2 साल लंदन रहा बच्चों के साथ, जिससे आयुष से उसकी बातचीत बंद हो गई। इतने वक्त बाद अपने डेट का नाम सुन वृत्तिका की आंखों से आंसू निकलने वाले थे, लेकिन वृत्तिका रोक लेती है। हाँ सर, वो मैं पार्टी में अंकल से श्री आनंद बनकर मिली थी, इसीलिए वो मुझे नहीं पहचान पाए। असली सरनेम से पहचान लेते, लेकिन आप उनसे कोई जिक्र मत करना, मैं नहीं चाहती इससे मेरे काम में कोई प्रॉब्लम आए। डोंट वरी, मैं किसी से कुछ नहीं कह रहा, लेकिन ये मैटर खत्म होने के बाद तुम्हें पूरे परिवार के साथ घर आना होगा। मैं सबसे तुम्हें मिलवाना चाहूंगा। अभय सिंह जी खुश होकर कहते हैं। अभय सिंह जी को पता नहीं था कि वृत्तिका के पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है, क्योंकि वृत्तिका की पोस्ट के अलावा ज्यादा इन्फॉर्मेशन उन्होंने पता नहीं की थी और इसकी जरूरत भी नहीं थी। अभय सिंह जी की बात सुन वृत्तिका की आंखें भर आई। वो कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। वो बस हामी में गर्दन हिला जल्दी से मास्क लगा वहां से निकल जाती है। अभय सिंह जी को पता नहीं चला कि वृत्तिका ने ऐसे क्यों रिएक्ट किया। CH-38 फ्लैशबैक और दर्द। अभय सिंह जी को वृत्तिका की बात सुन याद आया। तुम आयुष की बेटी हो? वो एकाएक बोले। धीरज ने बहुत बार तुम्हारे डेट के बारे में मुझे बताया था। आयुष और धीरज कॉलेज से साथ थे। बाद में धीरज अपने बिजनेस की वजह से 2 साल लंदन रहा बच्चों के साथ, जिससे आयुष से उसकी बातचीत बंद हो गई। इतने वक्त बाद अपने डेट का नाम सुन वृत्तिका की आंखों से आंसू निकलने वाले थे, लेकिन वृत्तिका रोक लेती है। हाँ सर, वो मैं पार्टी में अंकल से श्री आनंद बनकर मिली थी, इसीलिए वो मुझे नहीं पहचान पाए। असली सरनेम से पहचान लेते, लेकिन आप उनसे कोई जिक्र मत करना, मैं नहीं चाहती इससे मेरे काम में कोई प्रॉब्लम आए। डोंट वरी, मैं किसी से कुछ नहीं कह रहा, लेकिन ये मैटर खत्म होने के बाद तुम्हें पूरे परिवार के साथ घर आना होगा। मैं सबसे तुम्हें मिलवाना चाहूंगा। अभय सिंह जी खुश होकर कहते हैं। अभय सिंह जी को पता नहीं था कि वृत्तिका के पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है, क्योंकि वृत्तिका की पोस्ट के अलावा ज्यादा इन्फॉर्मेशन उन्होंने पता नहीं की थी और इसकी जरूरत भी नहीं थी। अभय सिंह जी की बात सुन वृत्तिका की आंखें भर आई। वो कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। वो बस हामी में गर्दन हिला जल्दी से मास्क लगा वहां से निकल जाती है। अभय सिंह जी को पता नहीं चला कि वृत्तिका ने ऐसे क्यों रिएक्ट किया।
घर जाकर वृत्तिका सीधे अपने सेक्रेट रूम में दाखिल होती है, जहां वो एक चेयर पर बैठ जाती है और अपने सामने रखी टेबल पर से एक तस्वीर उठा लेती है। यह उसके पूरे परिवार की तस्वीर थी, जिसमें उसके पिता आयुष अवस्थ थी, उसकी मां शालिनी अवस्थ थी, वृत्तिका की बड़ी बहन रुचिका अवस्थ थी और उसका छोटा भाई प्रशांत अवस्थी थे। उसे तस्वीर को देखकर वृत्तिका की आंखों से अचानक ही आंसुओं की बाढ़ बहने लग जाती है। अचानक ही वृत्तिका की आंखों के सामने वह दिन आ जाता है जिस दिन के बाद से वृत्तिका की जिंदगी में ग्रहण लग जाता है। मम्मा, आप जाए सब शॉपिंग पर, मुझे नहीं जाना है, मुझे कॉलेज जाना है। और वैसे भी शादी रुचि अच्छी है तो आप उनको लेकर जाएंगे शॉपिंग पर, मुझे नहीं जाना। आपको पता है ना आज हमारे रिजल्ट्स अनाउंस होंगे। मैं तो कहती हूँ आप सभी मेरे साथ चलिए। वृत्तिका बड़ी मासूमियत से अपना माँ शालिनी के सामने जिद करती है। वृत्ति, बेटा तुम्हें पता है ना रुचि के ससुराल वाले भी आ रहे हैं साथ में, शादी को एक हफ्ता ही रह गया है, इसीलिए आज शॉपिंग पर जाना बहुत जरूरी है। सॉरी बेटा, तेरे साथ अभी कॉलेज नहीं चल सकते हैं, शालिनी जी वृत्तिका को समझाते हुए कहती है। पर मम्मा, इससे पहले कि वृत्ति कुछ बोलती शालिनी जी उसे चुप करवा देती है। बस प्रति, अभी मैं कुछ नहीं सुनूंगी, बहुत कम है, हमें निकलना भी है ना। वृत्तिका गुस्सैल मुंह बनाकर बैठ जाती है। आज मेरा कितना स्पेशल डे था और आप सभी मेरे साथ नहीं चलोगे। तभी रुचिका कमरे में आती है। मेरी वृत्ति गुस्सा हो गई वापस से। मम्मा, आप वृत्ति को डांटिए मत, आपको पता है ना सभी को प्रति की गुस्से में लाल लाल आंखों से बहुत डर लगता है। आप कुछ बोल दोगे फिर इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। तब रुचिका प्यार से वृत्तिका की तरफ देखती है। वृत्ति, गुस्सा छोड़, चल एक काम करते हैं, तू कॉलेज जाकर सीधे शॉपिंग मॉल आ जाना, से शॉपिंग के बाद हम वही रेस्टोरेंट में तेरे टॉप करने की पार्टी करेंगे, साथ में शादी की शॉपिंग भी हो जाएगी और सेलिब्रेशन भी हो जाएगा। रुचिका की बात सुनकर वृत्तिका का चेहरा खिल जाता है। वह प्यार से रुचिका के गले लग जाती है। मेरी रुचि दी सबसे बेस्ट है, आई लव यू सो मच दी। तभी कमरे में 10 साल का प्रशांत आता है। रुचि दी सारा प्यार वृत्ति दी को ही करती है, मुझे तो कोई प्यार ही नहीं करता, जो तो मैं भी वृत्ति दी की तरह ही टॉप करता हूँ। प्रशांत मुंह फुलाकर बैठ जाता है। तभी रुचिका प्यार से प्रशांत को अपने पास बुलाती है। मेरा गोलू नाराज हो गया। अच्छा, आज आपकी रुचि दी सबसे पहले आपके लिए शॉपिंग करेगी, बाकी सबकी बाद में। रुचिका की बात सुनकर प्रशांत का चेहरा खिल उठता है। सच्ची दी, इतना बोल प्रशांत भी रुचिका के गले लग जाता है। तब शालिनी जी अपना सर पीट लेती है। एक पल को तो ऐसे लड़ोगे जैसे तुम तीनों से बड़ा दुश्मन कोई नहीं है एक दूसरे का, और दूसरे पल गले से लिपटोगे। जिसमें वृत्ति दी का गुस्सा तो बिल्कुल ज्वालामुखी के जैसा है, जब देखो मुझे डांटती रहती है, प्रशांत शिकायत करते हुए कहता है। वृत्ति उसकी बात सुनकर थोड़ी गुस्सा हो जाती है। मैं बताऊं तुझे, मुझे ज्वालामुखी बोलता है। तब शालिनी जी कहती है, सही तो बोल रहा है प्रशांत, तेरे हाथों में गन दे दे तो तू सबको उड़ा दे। मेरी तो ये समझ में नहीं आ रही कि तू बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई क्यों कर रही है, तुझे तो पुलिस या आर्मी में जाना चाहिए, फिर खूब लड़ती रहना सबसे। मम्मा, ऐसा बोल वृत्ति खड़ी हो जाती है। आपकी तो कभी शिकायत खत्म नहीं होगी, मैं जा रही हूँ कॉलेज, मुझे लेट हो रहा है, मैं आप सबको सीधे मॉल में ही मिलती हूँ। फिर वो रुचिका की तरफ मुड़ती है। मेरे आने तक आप अपना शादी का लहंगा डिसाइड मत करना, मैं आने के बाद साथ में डिसाइड करेंगे, आप तब तक इस गोलू की शॉपिंग करवाना बस। इतना बोल वृत्तिका रूम से भाग जाती है। इसी के साथ वो अपनी यादों से बाहर आती है तो वृत्तिका को एहसास हो रहा था मानो उसका दिल चकनाचूर हो रहा हो। इतने समय से उसने खुद को जिस मजबूत ढलान की तरह कर लिया था, अब मानो वो पत्थर कमजोर हो रहा हो। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा था, उसे ये बात समझ नहीं आ रही थी। तभी उसके दिमाग में विधान का ख्याल आता है तो वो अपने ख्यालों को झटक देती है, क्योंकि वो अपने दिल को प्यार की इजाजत देना ही नहीं चाहती थी। CH39 कल्चरल फेस्ट की अनाउंसमेंट। तभी कमरे में 10 साल का प्रशांत आता है। रुचि दी सारा प्यार वृत्ति दी को ही करती है, मुझे तो कोई प्यार ही नहीं करता, जो तो मैं भी वृत्ति दी की तरह ही टॉप करता हूँ। प्रशांत मुंह फुलाकर बैठ जाता है। तभी रुचिका प्यार से प्रशांत को अपने पास बुलाती है। मेरा गोलू नाराज हो गया। अच्छा, आज आपकी रुचि दी सबसे पहले आपके लिए शॉपिंग करेगी, बाकी सबकी बाद में। रुचिका की बात सुनकर प्रशांत का चेहरा खिल उठता है। सच्ची दी, इतना बोल प्रशांत भी रुचिका के गले लग जाता है। तब शालिनी जी अपना सर पीट लेती है। एक पल को तो ऐसे लड़ोगे जैसे तुम तीनों से बड़ा दुश्मन कोई नहीं है एक दूसरे का, और दूसरे पल गले से लिपटोगे। जिसमें वृत्ति दी का गुस्सा तो बिल्कुल ज्वालामुखी के जैसा है, जब देखो मुझे डांटती रहती है, प्रशांत शिकायत करते हुए कहता है। वृत्ति उसकी बात सुनकर थोड़ी गुस्सा हो जाती है। मैं बताऊं तुझे, मुझे ज्वालामुखी बोलता है। तब शालिनी जी कहती है, सही तो बोल रहा है प्रशांत, तेरे हाथों में गन दे दे तो तू सबको उड़ा दे। मेरी तो ये समझ में नहीं आ रही कि तू बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई क्यों कर रही है, तुझे तो पुलिस या आर्मी में जाना चाहिए, फिर खूब लड़ती रहना सबसे। मम्मा, ऐसा बोल वृत्ति खड़ी हो जाती है। आपकी तो कभी शिकायत खत्म नहीं होगी, मैं जा रही हूँ कॉलेज, मुझे लेट हो रहा है, मैं आप सबको सीधे मॉल में ही मिलती हूँ। फिर वो रुचिका की तरफ मुड़ती है।
मेरे आने तक आप अपना शादी का लहंगा डिसाइड मत करना, मैं आने के बाद साथ में डिसाइड करेंगे। आप तब तक इस गोलू की शॉपिंग करवाना बस। इतना बोल वृत्तिका रूम से भाग जाती है। इसी के साथ वो अपनी यादों से बाहर आती है तो वृत्तिका को एहसास हो रहा था मानो उसका दिल चकनाचूर हो रहा हो। इतने समय से उसने खुद को जिस मजबूत ढलान की तरह कर लिया था, अब मानो वो पत्थर कमजोर हो रहा हो। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा था, उसे ये बात समझ नहीं आ रही थी। तभी उसके दिमाग में विधान का ख्याल आता है तो वो अपने ख्यालों को झटक देती है, क्योंकि वो अपने दिल को प्यार की इजाजत देना ही नहीं चाहती थी। वृत्तिका की जिंदगी का 6 साल पुराना दर्द फिर से ताज़ा हो गया था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसकी दुखती नस पर हाथ रख दिया हो। वृत्तिका फिर से इस भयानक दर्द और अकेलेपन को महसूस करने लगी थी जो उसने शायद अपने पत्थर बने दिल के पीछे छुपा दिया था। वृत्तिका के सामने विधान का उसकी फीलिंग्स का जिक्र करना वृत्तिका के लिए सबसे बड़ा झटका बन चुका था। अब वृत्तिका ने सोच लिया था, बस अब बहुत हो चुका है, मुझे मेरे कम पर ध्यान देना है, मुझे जितना हो सबसे दूर रहना होगा, खासकर विधान से। मुझे मेरे दिल पर काबू रखना होगा। मैं फिर से उसी दर्द से नहीं गुजारना चाहती हूँ जो मैंने मेरी फैमिली को खोकर सहा है, क्योंकि अगर सच में मुझे उससे प्यार हो गया तो गलती से भी उससे दूर रहने का दर्द मैं अब सहन नहीं कर पाऊंगी। आने वाले 2 हफ्ते वृत्तिका के लिए बहुत मुश्किल भरे थे, क्योंकि उसे ना चाहते हुए भी अपने दोस्तों को इग्नोर करना पड़ रहा था। उसके लिए ऐसा करना जरूरी भी था, क्योंकि काव्या, जिया, सिद्धार्थ और देव उसके इतने अच्छे दोस्त बन चुके थे और उससे इतना ज्यादा खुल चुके थे कि वे सब वृत्तिका को ज्यादा देर अकेला ही नहीं छोड़ते थे। इससे वृत्तिका को खुद के साथ उन सब के ऊपर भी खतरा आने का डर रहता था, क्योंकि उसे पता था कि वो लोग कैसे भी करके उस आर्मी सोल्जर को ढूंढना चाहते हैं जो उनके मकसद को रोकने के लिए कॉलेज में आया है। एक दिन क्लास में श्री पीछे वाली बेंच पर चुपचाप बैठी हुई होती है। जिया और काव्या काफी कोशिश करती है कि श्री उनसे बात करे, लेकिन उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या गया है। वह दोनों उठकर की बेंच के पास जाती है और उसके बगल में बैठ जाती है, क्योंकि ब्रेक हो रहा होता है तो क्लास में कोई भी प्रोफेसर नहीं था। जिया श्री उस वक्त जानबूझकर अपनी बुक्स में घुसी हुई थी, क्योंकि उसे विधान की नज़र अपने ऊपर महसूस हो रही थी। जिया उसे देखते हुए बोलती है, श्री आखिर तुम्हें हो गया है, तुम हमसे बात क्यों नहीं कर रही हो? कोई प्रॉब्लम है तो हमें बताओ ना, हम दोस्त है ना। श्री उनकी आवाज़ सुन अपनी गर्दन ऊपर करके उन्हें देखती हैं। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? सच में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा बस अकेले बैठने का मन कर रहा था। जिया उसकी तरफ देखती है। बैठने की बात नहीं है श्री, तुम पिछले कुछ दिनों से बहुत अजीब बिहेव कर रही हो, हमसे कोई गलती हो गई क्या? तुम्हें बता सकती हो, हमें तुम बहुत परेशान लग रही हो। सच में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मम्मी डैडी की याद आ रही थी इसलिए मैं ऐसे हूँ, मैं उन्हें बहुत मिस कर रही हूँ। श्री थोड़ा परेशान होते हुए कहती है, तो तू अंकल आंटी को यहाँ बुला लेना, तुमसे मिलने मुझे पता है वो मन नहीं करेंगे, आखिर तुम इतनी स्वीट जो हो। जिया मुस्कुराते हुए कहती है। उन दोनों की बात सुनकर श्री को फिर से अपने खालीपन का एहसास होता है, लेकिन वह उसे दबाते हुए मुस्कुरा देती है, तुम दोनों सही कह रही हो। जिया श्री को कुछ बोलने को होती है, तभी क्लासरूम में हलचल मच जाती है। एक स्टूडेंट बाहर से जल्दी से आता है और अपनी सीट की तरफ बढ़ता है और सबसे बोलता है, प्रिंसिपल सर आ रहे हैं कुछ प्रोफेसर के साथ। इतना बोल वो अपनी जगह पर बैठ जाता है। सारे स्टूडेंट शांति से बैठ जाते हैं। तब प्रिंसिपल सक्सेना क्लासरूम में कुछ प्रोफेसर्स के साथ दाखिल होते हैं। सभी स्टूडेंट प्रिंसिपल सर को देखकर एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि सबको पता था कि प्रिंसिपल सर बिना किसी बड़ी अनाउंसमेंट के क्लासरूम में नहीं आते हैं, इसीलिए सब शांति से उनकी तरफ देखने लग जाते हैं। प्रिंसिपल सक्सेना सामने खड़े होते हैं और मुस्कुराते हुए पूरी क्लास पर नजर डालते हैं। फिर उनकी नजर कोने पर बैठी श्री की तरफ होती है, जो ध्यान से उनकी तरफ ही देख रही होती है। प्रिंसिपल सक्सेना अपनी नजर हटाकर बोलना शुरू करते हैं, स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सबको पता लग ही गया होगा कि मैं कुछ बड़ी अनाउंसमेंट करने के लिए ही क्लासरूम में आया हूं और आप सबके चेहरों पर मुझे उत्सुकता साफ नजर आ रही है। जैसा कि सबको पता है, पिछले हफ्ते में आप सबके फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम खत्म हो चुके हैं, इसीलिए हमने डिसाइड किया है कि आप सबके लिए कल्चरल फेस्ट ऑर्गेनाइज किए जाए। इससे पहले कि प्रिंसिपल सक्सेना आगे कुछ बोलते, पूरी क्लास खुशी से चिल्लाने लग जाती है और वही श्री अपना सर पकड़ सोचने लग जाती है, ओह गॉड, अब एक और फंक्शन झेलना पड़ेगा। पहले टूर कम था, एक तो वैसे ही दिन ब दिन मेरा विधान के सामने आना मुश्किल होता जा रहा है, ऊपर से वह सारे टेररिस्ट भी डर कर शांत बैठ गए हैं। उनका डर मेरे लिए भारी पड़ रहा है। पता नहीं कितना वक्त मुझे कॉलेज में बिताना पड़ेगा। बस कैसे भी इस कल्चरल फेस्ट में मैं नहीं आऊंगी, कोई भी बहाना बना लूंगी। बस ऐसा सोच वह निश्चित रूप से प्रिंसिपल की तरफ देखने लग जाती है। फिर प्रिंसिपल सक्सेना आगे बोलते हैं, पहले मेरी बात पूरी सुन लीजिए आप सब। मुझे पता है आप सब ये सुनकर बहुत खुश है। उनकी बात सुन सारी क्लास वापस से शांत हो जाती है। प्रिंसिपल सक्सेना बोलना शुरू करते हैं, तो हर साल की तरह ही आपको पता है इस कॉलेज में कल्चरल फेस्ट पर सबसे बड़ा डांस कंपटीशन रखा जाता है, जिसमें कॉलेज के स्टूडेंट्स के पार्टनर्स के नाम हमारे कल्चर मैनेजमेंट प्रोफेसर डिसाइड करते हैं। तो आप सबको नोटिस बोर्ड पर आप सबके डांस पार्टनर्स के नाम मिल जाएंगे, तो आप सबको अपने पार्टनर के साथ परफॉर्म करना है और जो भी टीम जीतेगी उसे टीम ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलेगा। उनकी बात सुन सभी स्टूडेंट्स जोर से हुकअप करते हैं। इतनी खुशी देखकर श्री समझ जाती है कि जरूर यह फंक्शन कॉलेज का बहुत बड़ा फंक्शन है, तभी स्टूडेंट इतने खुश है।
श्री के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वही विधान। यह अनाउंसमेंट सुनते उसका दिमाग खराब हो गया, क्योंकि इस फंक्शन में पार्टनर्स चुनने में खुद की मर्जी नहीं चलती थी और विधान को पिछली बार एक लड़की के साथ ना चाहते हुए भी डांस करना पड़ा था। उसने सोच लिया था कि कुछ भी हो जाए, अब मैं इस पागल कंपटीशन के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। लास्ट टाइम उस लड़की ने मेरा बहुत दिमाग खराब किया था प्रैक्टिस के चक्कर में। सिद्धार्थ एक साइड होते हुए विधान की तरफ देखा है। यार वेद, फिर से आ गया तेरा दिमाग खराब करने वाला कंपटीशन। लास्ट टाइम तेरी जो हालत हुई थी, मुझे नहीं लगता कि अब तू इस कंपटीशन में दिखाई भी देगा, लेकिन कर भी क्या सकते हैं। पार्टिसिपेट लेना तो कंपलसरी है, सबको लेना पड़ेगा जिसका नाम अनाउंस होगा। विधान उसकी बात सुनकर उसकी तरफ घूर कर देखता है। अब चाहे मुझे कॉलेज छोड़ना पड़ जाए, इस डांस कंपटीशन में तो मैं पार्ट लेने से रहा। लास्ट टाइम मैंने उस लड़की को बहुत बर्दाश्त किया था, मेरे सर चढ़कर बैठ गई थी, अब मुझे नहीं होता। इतना बोल वो विधान अपने काम में ध्यान देने लगता है, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स फंक्शन की बात तो करने में, बातें करने में मसरूफ हो गए थे, तो कोई तो फिर से भी क्लास में पढ़ने नहीं आया। इसलिए श्री उठकर क्लास से बाहर चली जाती है, क्योंकि उसे इतने शोर से घुटन हो रही थी। श्री लाइब्रेरी की तरफ बढ़ जाती है और जाकर लाइब्रेरी में बुक्स देखने लग जाती है। तभी कोई पीछे से श्री का हाथ पकड़ लेता है और घुमाकर उसे बुकशेल्फ से सटा देता है। श्री इस अचानक हुई हरकत से चौंक जाती है, इसीलिए वो इस एकदम से हुई हरकत पर गुस्से में एक मुक्का सामने वाले के मरने के लिए जैसे ही हाथ ऊपर करती है, उसका हाथ हवा में रुक जाता है, क्योंकि उसके सामने विधान खड़ा था। श्री उसे देख हैरान हो जाती है। विधान बिल्कुल उसके पास खड़ा था। श्री को लग रहा था उसका दिल उछल उछल कर बाहर गिरने को है। उसके हाथ श्री के कंधों पर थे। श्री को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर विधान ने उसे इस तरह से क्यों पका है। श्री उसकी तरफ सवालिया नजरों से देख रही थी। तभी विधान उसके कान के पास चेहरा लाकर धीरे से कहता है, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने चैलेंज को ज्यादा ही सीरियस ले लिया हो और इसीलिए तुम जानबूझकर ऐसा कर रही हो ताकि मैं तुमसे दूर रहूं? उसकी बात सुन श्री इधर उधर देखने लग जाती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह विधान को क्या जवाब दे, लेकिन फिर विधान फिर से उससे सवाल पूछता है, क्या हुआ, तुम्हारे पास जवाब नहीं है? तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? उसकी बात सुन श्री अपने कंधे हिलाती है, तो विधान को एहसास होता है कि वह श्री के कुछ ज्यादा ही करीब खड़ा है। ये सोच उसके धड़कन भी तेज हो जाती है और वह झटके से श्री से थोड़ा दूर खड़ा होता है और अपने हाथ उसके कंधे से हटा देता है। श्री अपनी हड़बड़ाहट को छुपाते हुए कहती है, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, मैं तुम्हें इग्नोर नहीं कर रही हूँ। तब विधान उसके जवाब पर बोलता है, अच्छा तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, सेमेस्टर एग्जाम के टाइम से देख रहा हूँ, तुम मेरी तरफ देख भी नहीं रही हो। जिस तरफ से मैं आता हूँ तुम उसकी उल्टी साइड से भाग जाती है, ऐसा क्यों? चलो ठीक है, मेरा चलता है, तुम मेरी बात से नाराज हो सकती हो, लेकिन बाकी के दोस्तों से तुम इस तरह से दूर दूर क्यों भाग रही हो? उसकी बात सुन श्री को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या जवाब दे। वह फिर हिम्मत करके बोलती है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं किसी से दूर नहीं भाग रही हूँ, मैं बस एग्जाम की वजह से थोड़ा ज्यादा ही स्ट्रेस में थी, शायद इस वजह से सबको ऐसा लग रहा होगा, बाकी और कोई बात नहीं है। विधान उसके चेहरे की तरफ गौर से देखता है, क्या सच में कोई बात नहीं है? क्योंकि मुझे लग नहीं रहा, मुझे लग रहा है तुम झूठ बोल रही हो। श्री को समझ में नहीं आ रहा था कि यह लड़का आखिर बिना बताए उसके मन की बात समझ कैसे जाता है। फिर भी वो थोड़ी गहरी सांस लेकर कहती है, सच में कोई बात नहीं है, मैं बस थोड़ी अपसेट थी, मम्मी डैडी वापस से चले गए थे, बस इसीलिए, और कोई बात नहीं है, मैं क्यों सबको इग्नोर करूंगी? मुझे इग्नोर करना ही होगा तो तुम्हें करूंगी। उसकी बात सुन विधान हैरानी से उसकी तरफ देखता है, क्या सच में? लेकिन तुम मुझे इग्नोर क्यों करना चाहती हो? तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है? जो है मेरी तरफ से है, फिर भी क्या तुम चैलेंज से सच में डर गई हो? वो थोड़ी मुस्कान लेते हुए कहता है। श्री उसकी बात समझ जाती है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस तुम्हें बता रही थी, मैं कोई इग्नोर नहीं कर रही हूँ, अब हटो मेरे रास्ते से। लेकिन विधान टस से मज नहीं होता है और वह उसकी तरफ देखते हुए गौर से बोलता है, क्या तुम डांस कंपटीशन में हिस्सा लेने वाली हो? श्री को उसकी आवाज में थोड़ी जलन साफ समझ में आ रही। श्री उसके सवाल पर गौर से उसकी तरफ देखती है, क्यों, तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है और मैं तुम्हें क्यों बताऊंगी? मेरा मन होगा जो करूंगी। विधान को भी समझ में नहीं आता है कि वह आगे क्या बोले, इसलिए वह चुपचाप श्री को देखने लगता है। तो श्री उसे साइड में हटाकर वहां से जल्दी से निकल जाती है और विधान पीछे से उसे जाते हुए देखा बस मुस्कुराता है। श्री एक सांस में लाइब्रेरी से बाहर निकल जाती है और लिफ्ट में घुस जाती है। गॉड, यह विधान तो ऐसा लगता है मेरी सांस रोक देता है। मेरे समझ में नहीं आ रहा, जब मैं इसे इग्नोर करती हूँ तो मैं यह मेरे इतना करीब क्यों आता है? इन सब का मुझे दूर रहना ही सही होगा। ये सब जितना मेरे मुझसे दूर रहेंगे उतना ज्यादा सेफ रहेंगे। मैं मौत को साथ लेकर चलती हूँ और मैं नहीं चाहती कि अब मुझसे जुड़े किसी भी इंसान को कुछ भी हो, क्योंकि अब मुझे ये बर्दाश्त नहीं हो सकता, इसीलिए इन सब का मुझसे दूर रहना ही सही होगा। आगे के एपिसोड सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारी चैनल किट्टू को, ताकि मुझे नए एपिसोड बनाने की प्रेरणा मिलती रहे। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।